जैसे डेडपुल 3 में टीवीए भी दिखने वाला है और इस टीवीए को लोकी रूल करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीजन 1 और लोकी सीजन 2 के बारे में। कोई सेंस है इस बात की? अरे यारो, इंट्रो को 200 मील दूर फेंकते हुए लोकी सीजन 1 और लोकी सीजन 2 की स्टोरी से लेकर इसके कुछ डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो आओ यार, बिना किसी इधर उधर मुड़ते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे लोकी सीजन 1 फर्स्ट एपिसोड में हमें एवेंजर्स एंड गेम का सीन दिखाया जाता है, जब टोनी और कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रैवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने के लिए गए थे। लेकिन हल्क की गलती की वजह से लोकी के हाथ में टेजरैक लग जाता है, जिसकी मदद से वो अपने आप को टेलीपोर्ट करके मंगोलिया के रेगिस्तान में पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और टीवीए मतलब की टाइम वेरिएंट अथॉरिटी वाले आ जाते हैं और उनकी लीडर अंडर B-15 लोकी से कहती है कि हम तुम्हें समय रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन शुरुआत में लोकी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लोग लोकी को पकड़कर टीवीए में ले जाते हैं, जिसमें टीवीए के बारे में बता रहे होते हैं कि आज से हजारों साल पहले सारे यूनिवर्स में एक जंग छिड़ गई थी, जिसकी वजह से सभी समय रेखा एक आपस में टकराने लगती हैं। मतलब कि सारे यूनिवर्स एक आपस में मर्ज होने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे यूनिवर्स तबाह होने लगते हैं। इसलिए तभी ब्रह्मांड को बचाने के लिए 3 समय रक्षक सामने आते हैं, जिन्होंने इस सारे यूनिवर्स की टाइमलाइन को एक साथ मिलाकर एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाते हैं, मतलब कि शाश्वत समय रेखा। और तभी से समय रक्षक ही सभी की किस्मत लिखते हैं और वो सब इस चीज का ख्याल रखते हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन के अलावा और कोई टाइमलाइन नहीं बन पाए। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से दूसरी टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, और इन्हीं दूसरी टाइमलाइन को मिटाने के लिए समय रक्षकों ने टीवीए को बनाया, मतलब कि यानी कि टीवीए के एजेंट को। और वही एजेंट सब गलत बने टाइमलाइन में जाकर उसे मिटा देते हैं, जिसकी वजह से फिर से सीक्रेट टाइमलाइन बिल्कुल सही से चलने लगता है। और अगर टीवीए के एजेंट्स ने उन गलती से बने गलत टाइमलाइन को नहीं मिटाया तो फिर से सारी टाइमलाइन एक आपस में मर्ज होने लगेंगी, जिसकी वजह से फिर से तबाही होने लगेगा। और इन्हीं टाइमलाइंस में छेड़खानी करने वाले लोगों को टीवीए वाले वेरिएंट्स कहते हैं। लेकिन उस टीवी पर चली हुई सारी बातें लोकी को झूठ लगती हैं और इसके बाद लोकी को टीवीए की जज रेवोना के सामने पेश किया जाता है। और रेवोना लोकी से कहती है कि तुमने शाश्वत समय रेखा में छेड़खानी की है, क्या तुम्हें अपनी गुनाह कबूल है? जिस पर लोकी कहता है आप लोगों को गलत फहमी हो गई है, आप लोगों ने गलत गॉड को पकड़ लिया है। असल में समय रेखा में छेड़खानी तो एवेंजर्स कर रहे थे, जिनकी गलती की वजह से मुझे टेजरैक मिला और मैं यहाँ पर आ गया। और इस पर रेवोना लोकी को बताती है कि एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना तो विधि का विधान था, लेकिन तुम्हारे वहाँ से भागना नहीं। मतलब कि तुम्हें याद होगा तो जब एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने के लिए दूसरी टाइमलाइन में गए थे तो वहाँ पर एंशिएंट वन ने हल्क से कहा था कि तुम यहाँ से इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी टाइमलाइन में लेकर जाओगे तो बहुत सारी दूसरी टाइमलाइन बन जाएंगी। और हमें वहीं पर पता चलता है कि अगर तुम उन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस अपनी जगह पर रख दोगे तो दूसरी टाइमलाइन क्रिएट हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ पर। और एवेंजर्स बिल्कुल ही ऐसा करते हैं, सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एंड गेम के लास्ट में उनकी सही टाइमलाइन में पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई दूसरी टाइमलाइन बनी ही नहीं। लेकिन लोकी की वजह से दूसरी टाइमलाइन बन जाती है, इसलिए वो अभी टीवीए के अंदर है। और इस सब के लिए रेवोना लोकी को रीसेट होने की सजा सुनाती है। लेकिन तभी वहाँ पर टीवीए का एजेंट मोबियस आ जाता है, जो लोकी को अपने साथ ले जाता है। और मोबियस लोकी को एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो टाइम टीवी पर लोकी को उसकी पास्ट लाइफ दिखाता है और लोकी को बोलता है कि तुम क्यों सबको इतना दुख पहुँचाते हो। जिस पर लोकी कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन मोबियस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। यहाँ टीवीए में तुम्हारा पास्ट तो क्या, तुम्हारा फ्यूचर के बारे में भी सब कुछ लिखा है। तो अभी मोबियस लोकी को टाइम टीवी पर दिखाता है कि उसकी वजह से उसकी माँ भी मारी गई। इसे देखकर लोकी इमोशनल होकर वहाँ से बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद वो भागने की कोशिश करता है। पर बाहर जाकर लोकी को ये बात पता चलता है कि टीवीए इतना शक्तिशाली है कि यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स भी किसी काम की नहीं है, उनको यहाँ पर बस पेपर वर्ड्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें देखकर लोकी समझ जाता है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकता। और वो वापस टाइम थिएटर पर जाकर अपनी फ्यूचर देखने लगता है और उसे पता चलता है कि कैसे थैनोस आने वाले समय में उसे जान से मार देगा। और अब जाकर लोकी मोबियस से पूछता है कि तुमने मुझे उस डर से क्यों बचाया, तुम असल में मुझसे चाहते क्या हो। जिस पर मोबियस लोकी से कहता है कि एक वेरिएंट दूसरे टाइमलाइन में हमारे कुछ एजेंट्स को मार रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। और लोकी उससे पूछता है कि मैं ही क्यों। जिस पर मोबियस उसे बताता है कि वो वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि एक दूसरी टाइमलाइन का लोकी ही है। और लोकी ये सब सुनने के बाद उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। और लोकी सीजन में अब हमें पहला एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। दूसरे वेरिएंट को पकड़ने के लिए टीवीए के साथ मिलकर काम करने लगा है। और तभी उन्हें पता चलता है कि इस बार तो उस वेरिएंट ने उनके एक एजेंट को पकड़ कर ले गया है। और उसके बाद लोकी
लोकी और मोबियस दूसरे टीवी एजेंट के साथ मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वो वहाँ नहीं मिलता है। जिसके बाद लोकी उन्हें कहता है कि ये मामला बहुत सीरियस है, क्यों न हम समय रक्षकों से मिलकर इसके बारे में बात करें। लेकिन लोकी की ये बात सुनकर सभी को लगता है कि वो समय रक्षकों से मिलकर उन्हें मारना चाहता है ताकि खुद पूरे टीवी पर राज कर सके, इसलिए वो इस मिशन से लोकी को निकाल देते हैं। लेकिन मोबियस को लगता है कि शायद लोकी को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि उसे उस पर अब भी थोड़ा बहुत भरोसा था, इसलिए वो टीवीए के जज रेबोना से लोकी के लिए एक और मौका मांगता है। लेकिन इस बार लोकी भी सच में उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए रिसर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि जो वेरिएंट टीवीए के पीछे पड़ा है वो ऐसी जगह पर जाकर छुप रहा है कि वो जगह किसी भी एक वजह की वजह से तबाह होने वाला है, और अगर ऐसी जगह पर कोई भी छुप रहा होगा तो उसका कोई भी फर्क सीक्रेट टाइमलाइन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जगह तो खुद ही डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। और उसके बाद लोकी और मोबियस इस चीज को चेक करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद मोबियस को पता चलता है कि लोकी बिल्कुल सही सोच रहा था। और उसके बाद वो उन सभी जगह को ढूंढने लगते हैं जहाँ पर वो वेरिएंट छुपा हो सकता है, और काफी ढूंढने के बाद आखिर उन्हें पता चल ही जाता है कि वो वेरिएंट 2050 के एलोफामा में है। इसके बाद मोबियस लोकी या टीवी एजेंट्स को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन असल में ये सब उस वेरिएंट की चाल होती है। उसने जानबूझकर टीवी को अपना लोकेशन पता चलने दिया था और उस वेरिएंट ने वहाँ के सभी लोगों को अपने बस में करके रखा था, यहाँ तक कि वो टीवी के एजेंट हंटर B-15 को भी अपने काबू में कर लेती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो वेरिएंट दूसरे टाइमलाइन की एक फीमेल लोकी है जिसका नाम होता है सिल्वी। और जब लोकी उसे देखता है तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि हर किसी को अपने फीमेल वर्जन देखने का मौका नहीं मिलता। लोकी को मिल गया वही बड़ी बात है। और लोकी सिल्वी यानी कि फीमेल लोकी को मिलकर काम करने को कहता है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम दोनों मिलकर पूरे टीवी पर राज कर सकते हैं। और सिल्वी को उसके बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सिल्वी तो बस टीवी को तबाह करना चाहती है। और तभी सिल्वी सीक्रेट टाइमलाइन को बर्बाद करने के लिए टीवी के बहुत सारे टाइमलाइन रीसेट रिमोट को अलग अलग टाइमलाइंस में भेज देती है, जिससे सीक्रेट टाइमलाइन में बहुत सारे ब्रांच टाइमलाइन बनने लग जाती हैं, जिसका मतलब है बर्बादी। और दूसरी तरफ लोकी सिल्वी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, और तभी सिल्वी टेम्पैड जो उसने टीवी एजेंट से चुराया था उसी की मदद से एक नई पोर्टल को खोलकर वहाँ से कहीं पर चली जाती है। और टीवी के एजेंट लोकी को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, पर लोकी भी सिल्वी के पीछे उसी पोर्टल में चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। और इसके बाद शुरू होता है तीसरा एपिसोड, जिसके शुरुआत में हमें दिखता है कि सिल्वी पोर्टल को खोलकर टीवी के अंदर जाती है, जिसके पीछे लोकी भी आ जाता है। असल में पिछले एपिसोड में सिल्वी ने शाश्वत समय रेखा के अलावा बहुत सारे टाइमलाइन को बनाकर टीवी के काफी एजेंट को काम पर लगा दिया था, जिसकी वजह से टीवी के अंदर कुछ ही एजेंट बाकी थे। और वो खुद टीवी में समय रक्षकों से मिलने के लिए आ जाती है, और उसे पता चलता है कि वो समय रक्षक कहाँ पर छुपे हैं। और सिल्वी वहाँ के सारे गार्ड्स को हराते हुए उनकी ओर जाने लगती है, और सिल्वी के पीछे लोकी भी होता है। लेकिन तभी टीवी की जज रेबोना लोकी और सिल्वी पर हमला कर देती है। लेकिन तभी लोकी और सिल्वी पोर्टल के जरिए साल 2077 में एक टूटे हुए मून पर आ जाते हैं, जिससे कुछ ही देर में एक दूसरा प्लेनेट टकराने वाला है, जिसकी वजह से ये पूरा मून खत्म होने वाला है। और इसके साथ यहाँ पर रहने वाले सारे लोग भी खत्म होने वाले हैं। और इसके बाद सिल्वी टेम्पैड को फिर से यूज करके यहाँ से जाने की कोशिश करती है, और टेम्पैड की बैटरी खत्म होने की वजह से वो दोनों अब यहाँ से नहीं निकल सकते। और इसके बाद उस टेम्पैड को लोकी अपनी शक्ति की मदद से कहीं पर छुपा देता है, ताकि सिल्वी उसे यहाँ से छोड़कर ना भाग पाए। और दोनों साथ में काम करने की सोचते हैं, और वो दोनों सबसे पहले तो वो टेम्पैड को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ढूंढने लगते हैं, पर वो पूरी जगह बहुत जल्दी बर्बाद होने वाली थी, इसीलिए वहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती। और तभी उन्हें ये पता चलता है कि सभी लोगों को यहाँ से स्पेस रॉकेट में बैठाकर बाहर निकाल रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वहाँ पर शायद इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इसलिए वो दोनों दूसरों के साथ एक ट्रेन में बैठकर उस रॉकेट के पास जाने लगते हैं। पर ट्रेन में लोकी ज्यादा पी लेता है, जिसकी वजह से वो पागलों की तरह नाचने लगता है, जिसके बाद ट्रेन के गार्ड उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं। और सिल्वी भी लोकी के पीछे कूद जाती है, क्योंकि टेम्पैड अभी भी लोकी के पास था, और लोकी के गिरने की वजह से टेम्पैड भी पूरी तरह से टूट जाता है। टीवीए में तो बाद में जाएंगे, पहली जान तो बचाओ, सबसे पहले इस मून से निकलना पड़ेगा। इसलिए सिल्वी और लोकी पैदल ही उस स्पेस रॉकेट की तरफ जाने लगते हैं, जो सभी लोगों को यहाँ से निकाल रहा था। और सिल्वी चलते चलते लोकी को टीवीए की कुछ बातें बताती है, जैसे टीवीए में काम करने वाले सभी लोग असल में खुद एक वेरिएंट है, जिनकी याददाश्त मिटाकर उन्हें टीवीए का एजेंट बना दिया गया है, यानी कि समय रक्षकों ने टीवीए के किसी भी एजेंट को नहीं बनाया है। और इसके बाद लोकी और सिल्वी कैसे न कैसे करके उस रॉकेट के पास पहुंच जाते हैं, पर तभी जो प्लेनेट इस मून पर गिरने वाला था उसका एक टुकड़ा उस रॉकेट पर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो रॉकेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोकी और सिल्वी उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि
उन दोनों की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी। इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है और अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें सिल्वी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ वो एसगार्ड में अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है और तभी TVA के एजेंट वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। भला एक छोटी सी बच्ची समय रेखा में क्या ही छेड़छाड़ कर सकती है। वो तो बस वहाँ अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी और सिल्वी को TVA में ले जाया जाता है और सिल्वी उन्हीं में से एक एजेंट के टेम्पैड को चुरा कर वहाँ से एक पोर्टल खोलकर भाग जाती है और तब से अभी तक वो TVA से बचकर भाग रही है। और यही एक कारण है कि सिल्वी TVA और उसके एजेंट्स को खत्म करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने उसका बचपन और सब कुछ छीन लिया। और यहाँ ये सब सिल्वी लोकी को बता रही होती है, क्योंकि अब दोनों इसी मून पर फंस चुके हैं और कुछ ही देर में ये मून पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला है। और लोकी सिल्वी की स्टोरी सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो दोनों थोड़ा क्लोज होने लगते हैं, जिसकी वजह से टाइमलाइन में थोड़ा बदलाव होने लगता है। और टीवी वाले इस चीज को देखकर इन दोनों का लोकेशन पता लगाते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों को पकड़कर फिर से TVA में ले जाते हैं और उन दोनों की जान बच जाती है। और दूसरी तरफ मोबियस लोकी से बहुत ज्यादा गुस्सा था। इस पर लोकी मोबियस को कहता है कि TVA वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। यहाँ के लोगों को समय रक्षकों ने नहीं बनाया है, बल्कि वो सब तो एक वेरिएंट है। लेकिन मोबियस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसे एक टाइम लूप पर डाल देता है। और दूसरी तरफ सिल्वी एजेंट हंटर B-15 की सारी यादों को वापस ले आती है, जहाँ TVA से पहले वो अर्थ में अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। इसे जानने के बाद वो सिल्वी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और उधर मोबियस जज रेबना से सिल्वी से मिलने की बात करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। जिसके बाद मोबियस एजेंट C-20 से मिलने की बात करता है, जिसे सिल्वी उठाकर अपने साथ ले गई थी, पर रेबना उससे मिलने के लिए भी मना कर देती है। रेबना की बातों से मोबियस को उस पर शक होने लगता है, इसलिए वो उसका टेम्पैड चुरा कर वहाँ से बाहर आ जाता है और वो उस टेम्पैड में एजेंट C-20 की फाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो पहले अर्थ में रहता था, पर TVA ने उसे पकड़कर उसकी सारी यादों को मिटाकर उसे TVA में रख लिया गया। और जब सिल्वी की वजह से उसकी सारी यादें वापस आ गई थी, इसलिए रेबोना ने C-20 को मार दिया। और मोबियस ये जानने के बाद उसे लोकी की बातों पर भरोसा होने लगता है, TVA के सारे लोग वेरिएंट है। और इसके बाद मोबियस लोकी को टाइम लूप से निकाल कर ले आता है और दूसरी तरफ रेबोना को पता चलता है कि मोबियस उसके बारे में सब कुछ जान चुका है, इसलिए वो मोबियस को भी नष्ट कर देती है। और रेबोना लोकी और सिल्वी को समय रक्षकों के पास ले जाती है, जो उन्हें वापस रीसेट यानी कि खत्म करने को कहता है। और तभी एजेंट हंटर B-15 वहाँ पर आकर लोकी और सिल्वी को आजाद कर देती है और अब वो दोनों मिलकर बहुत सारे एजेंट को मार देते हैं। और गुस्से में सिल्वी समय रक्षकों में से एक मेंबर की सर काट देती है, जिसके बाद जो होता है उसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो समय रक्षक नहीं है, वो तो बस एक रोबोट है, जो कि एक के मरने के बाद सभी अपने आप ही मर गए। यानी कि समय रक्षकों ने TVA को नहीं बनाया, इसका क्रिएटर तो कोई और ही है। तभी पीछे से आकर रेबोना लोकी को भी नष्ट कर देती है और सिल्वी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मारती नहीं, क्योंकि अभी तो उसे उससे TVA के बारे में काफी सवाल पूछने थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और तभी हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें लोकी वर्ल्ड नाम की एक जगह पर है और उसके सामने उसके कई सारे वेरिएंट खड़े हैं, जहाँ पर एक क्लासिक लोकी होता है, एक किड लोकी होता है और एक एलिगेंट लोकी होता है। जिसके बाद अब हमें एपिसोड 5 में दिखाया जाता है कि रेबोना सिल्वी को बताती है कि लोकी अभी तक मरा नहीं है, वो वर्ल्ड नाम की एक जगह पर पहुंच चुका है। असल में वर्ल्ड समय के अंत पर बसी एक जगह है, जहाँ पर अगर तुम कुछ भी करोगे तो उसका कोई भी फर्क सीक्रेट टाइमलाइन पर नहीं पड़ेगा, जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर अलायद नाम का एक राक्षस रहता है। जिसके साथ रेबोना उसे ये भी बताती है कि वर्ल्ड में शायद TVA का असली क्रिएटर भी छुपा हुआ है। और तभी वहाँ पर TVA के एजेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सिल्वी भी वर्ल्ड में जाने के लिए अपने आप को नष्ट कर देती है। जिसके बाद रेबोना TVA के शुरुआत के सारे फाइल्स को ढूंढने लगती है और दूसरी तरफ वर्ल्ड के अंदर सभी लोकी के वेरिएंट एक जगह पर बैठे होते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं और ये भी कह रहे होते हैं कि अलायद के नजरों से बचकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अब हमने वर्ल्ड को ही अपना घर मान लिया है। और लोकी वहाँ से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहता था। ये सब बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर लोकी के और भी वेरिएंट आ जाते हैं और उन सभी वेरिएंट एक आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन मौके का फायदा उठाकर लोकी दूसरे लोकी यानी कि क्लासिक लोकी, किड लोकी, एलिगेंट लोकी साथ में पोर्टल के जरिए बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ सिल्वी भी अब वर्ल्ड के अंदर आ चुकी थी और उसके पीछे अलायद पड़ चुका था। पर तभी एक कार में मोबियस आ जाता है और सिल्वी को बचा लेता है, क्योंकि मोबियस को भी रेबोना ने नष्ट कर दिया था। जिसके बाद जैसे तैसे करके मोबियस और सिल्वी लोकी से मिलते हैं और वो सब एक साथ मिलकर अलायद को हराने की प्लानिंग बनाते हैं, जिसमें क्लासिक लोकी भी उनकी मदद करता है और वो अलायद का ध्यान खींचने के लिए अपनी शक्तियों से एक
एस्गार्ड की इमेज बनाता है ताकि लोकी और सिल्वी उसके अंदर जाकर उसे हरा सके। और जैसे तैसे करके लोकी और सिल्वी दोनों अपनी शक्तियों को एक साथ कर अलायत को हरा ही देते हैं। पर इस लड़ाई में क्लासिक लोकी मारा जाता है और अलायत के मरने के बाद लोकी और सिल्वी को एक महल दिखता है जो समय के अंत पर बना हुआ था। तब लोकी और सिल्वी समझ जाते हैं कि अलायत वर्ल्ड की नहीं बल्कि इस महल की रक्षा कर रहा था जिसके अंदर TVA का असली क्रिएटर रहता है। तभी इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसके बाद एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है कि लोकी और सिल्वी ने उस महल को ढूंढ लिया है जिसमें TVA का असली क्रिएटर रहता है और वो दोनों उस महल के अंदर जाने लगते हैं। पर तभी महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उनके सामने मिस मिनट्स आती है। मिस मिनट्स TVA की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो TVA के क्रिएटर की बात को सभी तक पहुंचाती है। और मिस मिनट्स लोकी और सिल्वी को बताती है कि TVA का असली क्रिएटर है ही हू रिमेन्स, जो कि कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है जो अभी यहीं पर तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तुम कुछ भी मांग सकते हो, फिर चाहे वो एस्गार्ड ही क्यों ना हो, ही हू रिमेन्स उसे अभी पूरी कर देंगे। जिस पर वो दोनों इस ऑफर को मना कर देते हैं और वो ही हू रिमेन्स से मिलने की बात करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनके सामने एक आदमी आता है जो कोई और नहीं ही हू रिमेन्स ही होता है, जिसे देखकर लोकी और सिल्वी सोचते हैं कि ये तो एक इंसान है, इसलिए वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन ही हू रिमेन्स बड़े आराम से उनसे बच जाता है, जैसे कि मानो उसे पहले से ही सब कुछ पता हो कि उसके ऊपर कब हमला होने वाला है। लोकी और सिल्वी उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं और वो उसे टच भी नहीं कर पाते, जिस पर ही हू रिमेन्स उन्हें बताता है कि तुम मेरी वजह से ही यहाँ पर आए हो, वरना अब तक तुम दोनों मर चुके होते। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि कब तुम मुझ पर हमला करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारा यहाँ पर आना लिखा था। जिस पर लोकी उससे पूछता है कि अगर तुम्हें पता ही था कि हम तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आने वाले हैं तो तुमने हमें यहाँ पर बुलाया ही क्यों। जिस पर ही हू रिमेन्स उन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं 30वीं सदी में अर्थ पर एक साइंटिस्ट था और मैंने ही ये पता लगाया था कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्स हैं और दूसरे यूनिवर्स के कैंग ने भी इस बात को पता लगा लिया था। उन्होंने एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के तरीके ढूंढ लिए, जिसके बाद सभी कैंग आपस में मिले और उन्होंने मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर की। लेकिन कुछ समय के बाद कैंग के बुरे वेरिएंट्स ने एक दूसरे के यूनिवर्स में कब्जा करने के लिए जंग शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गया। और इन्हीं चीज के बीच में कैंग के सबसे पहले वेरिएंट ने एक ऐसी चीज को ढूंढ निकाला जो कि सभी चीजों को खत्म कर सकता है। ये चीज और कोई नहीं बल्कि अलायत है और उसने अलायत की मदद से सभी यूनिवर्स के कैंग को मार दिया, जिसके बाद सिर्फ एक कैंग और टाइमलाइन बची। इसे रक्षा करने के लिए उसने TVA को बनाया और ही हू रिमेन्स उन दोनों को बताता है कि अगर तुम दोनों मुझे मार दोगे तो यहाँ पर फिर से मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगा। लेकिन सिल्वी को ही हू रिमेन्स की बातें झूठी लगती हैं। इस पर ही हू रिमेन्स उन दोनों को बताता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे दूसरे वेरिएंट्स मुझसे कहीं गुना ज्यादा बुरे हैं। और ही हू रिमेन्स उन दोनों को बताता है कि मैं बहुत समय से इस काम को कर रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई और ले, इसीलिए मैंने बहुत ढूंढा कि कौन मेरी जगह लेने के लिए काबिल है और फिर मुझे तुम दोनों मिले। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है जो मेरी जगह ले सके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी जगह लेकर TVA पर राज करो या फिर तुम मुझे मारकर फिर से मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर दो। और वहाँ दूसरी तरफ रेमोना मिस मिनट से TVA के क्रिएटर की सारी फाइल डाउनलोड करने के लिए कहती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है जिसने इस TVA को बनाया है। लेकिन रेमोना जैसे ही उन फाइल को देखती है उसकी होश उड़ जाती है और वो अपना सामान लेकर TVA से जाने की तैयारी करने लगती है। पर तभी मोबियस वहाँ पर आके उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो सब कुछ जान चुका था TVA के बारे में। पर इससे पहले कि मोबियस रेमोना को पकड़ पाता, वो टाइम पैड की मदद से पोर्टल खोल के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो कहाँ पर जाती है वो किसी को पता नहीं। और उधर ही हू रिमेन्स भी लोकी और सिल्वी के जवाब का इंतजार कर रहा होता है, या तो उसे मारकर मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर दो या फिर उसकी जगह पर बैठकर TVA पर राज करो। लेकिन सिल्वी को तो बस उसे मारना ही था, क्योंकि उसने उसका बचपन बर्बाद कर दिया था। इसलिए सिल्वी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन लोकी उसे रोकता है, क्योंकि लोकी को ही हू रिमेन्स की बातें सच लग रही थी। इस पर सिल्वी को ये लगता है कि सच में लोकी TVA पर राज करना चाहता है, इसीलिए वो उसे नहीं मारना चाहता। और सिल्वी लोकी को इमोशनल कर टाइम पैड से पोर्टल खोलकर TVA पर पहुंचा देती है। और इधर सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है और ही हू रिमेन्स के मरने के बाद बहुत सारे टाइमलाइन बन जाते हैं, जिसे TVA वाले भी नहीं रोक पाते। तो अभी लोकी TVA में मोबियस के पास जाके कहता है कि मैंने कैंग को पकड़ ही लिया था। पर मोबियस को कुछ भी समझ नहीं आता कि लोकी कहना क्या चाहता है, क्योंकि मोबियस लोकी के बारे में सब कुछ भूल चुका था। तो अभी लोकी की नजर TVA के बिल्डिंग पर जाती है, जिस पर इस बार समय रक्षकों की नहीं बल्कि कैंग की ही स्टैचू बनी होती है। इसका मतलब अब आगे क्या होगा, इसी बड़े सवाल
के साथ लोकी सीजन 1 खत्म हो जाती है। A few moments later. और लोकी सीजन 1 खत्म होने के 2 साल के बाद लोकी सीजन 2 आया था। तो आओ यार इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे इस सीजन की शुरुआत होती है जहाँ से सीजन 1 खत्म हुआ था। जैसे लोकी सीजन 1 में हमने देखा था कि लोकी और उसकी वेरिएंट सिल्वी दोनों TVA के असली क्रिएटर के तलाश में समय के अंत में पहुंच गए थे, जहां उनकी मुलाकात हुई ह्यू रीमैन से, जो एक ऐसा आदमी है जिसने अपने खतरनाक वेरिएंट को मार के मल्टीवर्स के जंग को रोका था और अब वो TVA की मदद से पूरे ब्रह्मांड की किस्मत लिख रहा था ताकि फिर से उसके बुरे वेरिएंट जंग शुरू ना कर दे। लेकिन ह्यू रीमैन ये काम लाखों सालों से कर रहा था, इसलिए वो काफी बोर हो गया था और अब वो अपनी जिम्मेदारी लोकी और सिल्वी को देना चाह रहा था। पर सिल्वी को उसकी बातें झूठ लगती हैं, इसलिए वो लोकी को अपने रास्ते से हटाकर ह्यू रीमैन को मार देती है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स में बहुत सारी नई टाइमलाइंस बनने लगती हैं और TVA वाले उन टाइमलाइंस को डिलीट भी नहीं करते क्योंकि अब उन्हें ये पता चल गया था कि टाइम कीपर्स नकली थे, इसलिए वो किसी भी टाइमलाइंस को तबाह नहीं करते। लेकिन मल्टीवर्स के आजाद होने से TVA की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट मशीन टेम्पोरल रूम पे भार पड़ने लगती है और टेम्पोरल रूम ह्यू रीमैन की बनाई वो मशीन थी जो बिखरे हुए टाइमलाइंस को सुलझाकर सीक्रेट टाइमलाइंस बनाती थी। और ह्यू रीमैन के मरने से पहले इस मशीन में सिर्फ वही टाइमलाइंस यानी कि यूनिवर्स को डाला जाता था जिसमें यांग द कॉन्करर का वजूद ही नहीं हो। लेकिन अब ह्यू रीमैन के मरने और TV वालों का अपना काम न करने की वजह से टेम्पोरल रूम में अनगिनत टाइमलाइंस बनने लगती हैं और वो मशीन फटने के कगार में पहुंच जाती है। और उधर लोकी जिसे सिल्वी ने टाइम डोर से तो वो उस टाइम के TVA में पहुंच जाता है जिसमें ह्यू रीमैन खुलेआम राज करता था। असल में सिल्वी ने ह्यू रीमैन का खास टाइम पैड यूज किया था, इसलिए लोकी गलती से TVA के उस दौर में पहुंच जाता है और क्योंकि TVA में टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं था, इसलिए लोकी के पास्ट में जाने के साथ उसके साथ एक समस्या भी शुरू हो जाती है जो थी टाइम स्लिपिंग। इससे लोकी बार बार किसी भी समय और किसी भी जगह पर पहुंचने लगा था। और फिर जब लोकी टेलीपोर्ट होकर प्रेजेंट वाले TVA में आ जाता है तो वहाँ मोबियस और सभी एजेंट्स को ह्यू रीमैन के बारे में बताता है। और ये सब जानने के बाद भी TVA की जनरल डॉक्स पुराने नियमों पर ही अड़ी रहती है और वो एक्स्ट्रा टाइमलाइंस को डिलीट करने का फैसला करती है, जिसके लिए वो एक टीम बनाकर अपना काम चालू कर देती है। और इसके अलावा वो X5 नाम के एक एजेंट को सिल्वी को ढूंढने के लिए बोल देती है ताकि उन्हें पूरा सच पता चल सके। और दूसरी तरफ मोबियस लोकी के टाइम स्लिपिंग को ठीक करने के लिए उसे TVA के सबसे बड़े इंजीनियर ओबी के पास लेकर जाता है, जो कि उसके लिए एक मशीन बनाता है और मोबियस को देता है। और मोबियस उस मशीन को लेकर टेम्पोरल रूम के पास जाता है और वो समय की धारा में से लोकी को पकड़कर बाहर निकाल लेता है, जिससे लोकी की टाइम स्लिपिंग ठीक हो जाती है। जिसके बाद ओबी मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को संभालने के लिए टेम्पोरल रूम की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए वो एक मशीन बनाना शुरू करता है। और लोकी और मोबियस अब सिल्वी को ढूंढना चालू करते हैं ताकि वो मल्टीवर्स को ठीक करने में उसकी मदद ले सके। और उधर सिल्वी ह्यू रीमैन के टाइम पैड से उस महल से निकल गई थी और क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक बुरे इंसान के चंगुल से सबको बचा लिया है, इसलिए अब वो धरती पर एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करती है। और इसी दौरान TVA के एजेंट X5 ने सिल्वी का लोकेशन पता लगा लिया था, लेकिन वो जनरल डॉक्स को इसके बारे में नहीं बताता और वो एक फिल्म स्टार बन के खुद भी धरती पर रहना चालू करता है। और दूसरी तरफ मोबियस और लोकी को ये पता चल जाता है कि एजेंट X5 सिल्वी को ढूंढने के लिए निकला है, इसलिए वो दोनों उसके टाइम पैड को ट्रैक कर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और X5 को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन X5 उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तो अब लोकी और मोबियस उसे टॉर्चर करके सिल्वी के बारे में पता लगा लेते हैं। फिर X5 उन दोनों को उस टाइमलाइन में ले जाता है जहाँ सिल्वी अपनी जिंदगी जी रही थी। वहाँ पर लोकी सिल्वी को ये बताता है कि TVA खतरे में है और उन्हें उसकी मदद चाहिए, पर सिल्वी लोकी की बात नहीं सुनती। तभी एजेंट X5 उन्हें बताता है कि वो लोग जिस टाइमलाइन में है वो तबाह होने वाला है क्योंकि जनरल डॉक्स कई सारे टाइमलाइंस को बम से उड़ा रही हैं। ये सब जानने के बाद लोकी, मोबियस, सिल्वी उस जगह पर जाते हैं जहाँ से जनरल डॉक्स टाइमलाइंस को डिलीट करने का काम कर रही थी। तब वो तीनों मिलकर उस मिशन को रोक देते हैं और डॉक्स और उसके साथियों को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन तब तक काफी सारे टाइमलाइंस डिलीट हो गई थी, जिसे देखकर सिल्वी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो वापस अपनी जिंदगी में चली जाती है। और इधर टाइमलाइंस डिलीट होने की वजह से टेम्पोरल रूम का भार थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में फिर से बहुत सारे नई टाइमलाइंस बनने लगती हैं। और लूम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ओबी ने एक डिवाइस भी बना लिया था, पर अब टेम्पोरल रूम के पास जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया था और वो सिर्फ अपने मालिक यानी कि ह्यू रीमैन की मौजूदगी पर ही खुल सकता था, जो कि मर चुका था। और टेम्पोरल रूम के दरवाजे को मिस मिनट्स भी खोल सकती थी, जो कि TVA की एक AI प्रोग्राम है और उसके पास सभी चीजों का एक्सेस था। लेकिन फिलहाल मिस मिनट्स गायब थी। तभी TVA के एजेंट्स को ये पता चल जाता है कि मिस मिनट्स TVA की पुरानी जज रेबोना के साथ काम कर रही थी, इसलिए लोकी और मोबियस रेबोना को ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें उसके जरिए मिस मिनट मिल जाए। और उधर रेबोना जिसे TVA के क्रिएटर्स की तलाश थी, मिस मिनट्स उसे बताती है कि ह्यू
ह्यूरिमेंस मर चुका है और उसने खुद को दोबारा से जिंदा करने के लिए एक प्लान बना के रखा था, जिसे पूरा करने में अगर रवोना मिस मिनट्स की मदद करेगी तो वो भी टीवीए पर राज कर पाएगी। और प्लान ये था कि रवोना ईयर 1868 पर जाकर शिकागो के एक बच्चे को टीवीए की हैंडबुक देना था, जिसमें टीवीए की सभी मशीनों की जानकारी थी। और वो बच्चा असल में ह्यूरिमेंस का वेरिएंट था, जिसका नाम था विक्टर टाइमली। और टीवीए की उस बुक मिलते ही उस बच्चे की पूरी जिंदगी बदल जाती है और वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है और वो टेम्पल लूम भी डिजाइन कर लेता है। और तब रवोना और मिस मिनट्स उस बड़े विक्टर टाइमली से मिलने के लिए जाते हैं ईयर 1893 में, जहाँ वो अपने लूम के बारे में दूसरों को बता रहा होता है। तो अभी लोकी और मोबियस भी रवोना को ट्रैक करके उस जगह में पहुंच जाते हैं और वहाँ विक्टर टाइमली को देखकर वो दोनों ये समझ जाते हैं कि वो ह्यूरिमेंस का वेरिएंट है, जिसका इस्तेमाल करके वो टेम्पल लूम के दरवाजे को खोल सकते हैं। इसलिए अब लोकी और मोबियस मिस मिनट्स को छोड़कर विक्टर टाइमली के पीछे पड़ जाते हैं। और इधर रवोना भी विक्टर को अपने साथ शामिल करना चाह रही थी। इसी बीच सिल्वी भी उस जगह पर पहुंच जाती है और वो विक्टर टाइमली को मारने पर तुल जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लोकी उसे टीवीए में लेकर चला जाएगा तो विक्टर ह्यूरिमेंस की जगह लेकर फिर से सबकी आजादी छीन लेगा। इसी वजह से लोकी और सिल्वी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रवोना विक्टर को अपने साथ लेकर भाग जाती है। तो अब मिस मिनट्स और रवोना विक्टर को ये बताते हैं कि वो आगे जाकर एक बहुत महान इंसान बनेगा और समय पर राज करेगा। इसके बाद रवोना उसे बोलती है कि वो टीवीए में उसके साथ पार्टनरशिप चाहती है, जिसे सुनकर विक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो रवोना को अकेला छोड़कर मिस मिनट के साथ अपने लैब में चला जाता है। और वहाँ जब मिस मिनट्स विक्टर से अपना प्यार का इजहार करती है तो वो काफी डर जाता है और मिस मिनट्स को टेम्पैड में बंद कर देता है। तो अभी उस लैब में लोकी, मोबियस और रवोना आ जाते हैं और वहाँ पर रवोना विक्टर को अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन फिर सिल्वी वहाँ पर आकर उन तीनों को साइड में लगाकर विक्टर को मारने लगती है। तो अब विक्टर उसे बोलता है कि उसका दिल बहुत साफ है और वो कुछ गलत नहीं करेगा, तो सिल्वी उसे छोड़ देती है। फिर मोबियस और लोकी उसे टीवीए में लेकर जाते हैं और सिल्वी रवोना को ह्यूरिमेंस के महल में भेज देती है। और अब मिस मिनट्स और रवोना विक्टर टाइमली के खिलाफ हो जाते हैं और फिर मिस मिनट्स रवोना को बोलती है कि बहुत समय पहले ह्यूरिमेंस ने रवोना की मदद से मल्टीवर्स की जंग जीती थी और उसे टीवीए में पार्टनरशिप देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने रवोना और टीवीए के सभी एजेंट्स की याददाश्त मिटा दी थी। ये सब जानकर रवोना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तब मिस मिनट्स बोलती है कि वो दोनों बिना ह्यूरिमेंस के भी टीवीए और पूरे मल्टीवर्स पर राज कर सकते हैं, इसलिए वो दोनों अब इस काम में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ विक्टर टाइमली टीवीए में पहुंच जाता है, जहां सब लोग उसे बताते हैं कि टेम्पल और लूम फटने के कगार में है और लूम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ओबी ने एक मल्टीप्लायर बनाया था और वो बराबर से काम नहीं कर रहा होता, इसलिए विक्टर ओबी के साथ मिलकर उस मल्टीप्लायर को मॉडिफाई करते हैं, जिससे वो मल्टीप्लायर ठीक हो जाता है। और इसी दौरान रवोना और मिस मिनट्स टीवीए के जेल में जाकर जनरल डॉक्स और उसके टीम से मिलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अगर उन्होंने टीवीए पर कब्जा करने में उनकी मदद की तो वो उन्हें आजाद कर देंगे। एजेंट X5 इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जनरल डॉक्स उन्हें मना कर देती है, इसलिए रवोना और मिस मिनट्स डॉक्स और उसकी टीम को मार देते हैं। और फिर वो दोनों X5 की मदद से विक्टर टाइमली को किडनैप करते हैं और विक्टर से लूम को ठीक करने का तरीका पूछते हैं ताकि वो खुद टीवीए पर कब्जा कर सके। और उधर जब लोकी और उसके साथी विक्टर को ढूंढने लगते हैं तब मिस मिनट्स उनके सिस्टम को खराब करके उनका रास्ता रोकती है, इसलिए वो भी मिस मिनट्स को टीवीए के नेटवर्क से बाहर निकाल देता है। और फिर सिल्वी X5 को अपने जादू से काबू में करके उससे रवोना को डिलीट करवा देती है, जिससे वो वर्ल्ड में जाके पहुंचती है। और उधर लोकी और सिल्वी विक्टर को लेकर टीवीए के कंट्रोल सेंटर में जाते हैं और वहाँ जब वो भी विक्टर की बॉडी को स्कैन करता है तो उसे टेम्पल और लूम तक जाने का रास्ता खुल जाता है। और फिर विक्टर उस मल्टीप्लायर को लेकर लूम के पास जाना शुरू करता है, लेकिन क्योंकि अब लूम बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया था, इसलिए उसकी रेडिएशन से विक्टर टाइमली मारा जाता है। इसके बाद टेम्पल लूम में एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से लोकी के सभी साथी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और तभी अचानक लोकी की टाइम स्लिपिंग दोबारा चालू हो जाती है और लोकी टेलीपोर्ट होकर उन टाइमलाइंस में जाने लगता है जहाँ उसके टीवीए के दोस्त अपनी असली जिंदगी जी रहे थे। असल में जब लोकी सबसे पहली बार ही टाइम स्लिप हुआ था तब से उसके पास टाइम कंट्रोल करने की पावर आ गई थी, लेकिन अभी उसे इस पावर का इस्तेमाल करना नहीं आया था, इसलिए वो अपने आप ही उन जगह पर जाने लगा है जहाँ उसके दोस्त मौजूद थे। फिर जब लोकी ओबी के टाइमलाइन में पहुँचता है, जो कि अपनी असली जिंदगी में भी एक साइंटिस्ट था, तो वो लोकी की सभी बातों पर यकीन कर लेता है और उसकी मदद करना शुरू करता है। और लोकी अभी लूम के फटने से पहले की समय में जाना चाहता था ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके, पर वो अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए तब वो भी उसे बोलता है कि अगर वो अपने उन दोस्तों को जमा
कर ले जो लूम के फटने के वक्त वहाँ पर थे, तो वो उनके एनर्जी को ट्रैक करके उस समय में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एक टाइम पैड की जरूरत थी जो कि उनके पास नहीं था। और लोकी ओबी को TVA की हैंडबुक देता है जिसमें टाइम पैड बनाने की जानकारी थी। इसके बाद लोकी अपने आप टाइम स्लिप करके मोबियस के टाइमलाइन में पहुंच जाता है और वहाँ उसे भी समझाकर उसकी मदद मांगता है। और इतनी देर में ओबी अपने टाइमलाइन में एक टाइम पैड बना लेता है और वो लोकी और मोबियस के पास पहुंच जाता है। और फिर वो तीनों अपने बाकी TVA के दोस्तों को उनकी असली जिंदगी से उठाते हैं और एक जगह पर जमा करते हैं। अब यहाँ पर आना बस सिल्वी बाकी थी। तब लोकी उस टाइमलाइन में जाता है जहाँ सिल्वी ह्यू रिमेंस के मरने के बाद रह रही थी और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर सिल्वी उसकी बात नहीं मानती। लेकिन जब सिल्वी की टाइमलाइन तबाह हो जाती है अब उसे समझ में आता है कि बिना TVA के कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए वो लोकी और उसके टीम के पास जाती है। लेकिन तभी अचानक वो टाइमलाइन भी तबाह हो जाती है और तब लोकी अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख जाता है और वो अपने टाइम स्लिपिंग की पावर की मदद से टेम्पल और लूम के फटने से पहले के समय में चला जाता है। अब लोकी दोबारा विक्टर टाइमली को मल्टीप्लायर लेकर लूम के पास भेजता है, लेकिन वो फिर से मारा जाता है। इसलिए लोकी बार बार समय में पीछे जाकर तैयारी करता है और लूम को ठीक करने की कोशिश करता है। और लेकिन वक्त की कमी या रेडिएशन के ज्यादा होने की वजह से बार बार विक्टर टाइमली मारा जाता है। इसलिए अब लोकी सदियों तक समय में पीछे रहकर फिजिक्स और इंजीनियरिंग की स्टडी करता है ताकि वो सारे काम खुद ही जल्दी पूरी कर ले। इसी वजह से इस बार विक्टर टाइमली सही सलामत लूम के पास पहुंच जाता है और वो उसमें मल्टीप्लायर को फिट कर देता है जिससे लूम की कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो लूम स्टेबल होने लगता है। लेकिन फिर भी कुछ ही देर में दोबारा अनस्टेबल होने लगता है क्योंकि मल्टीवर्स में हर वक्त अनगिनत टाइमलाइंस बन रही थी जो कि टेम्पल और लूम में कभी समा ही नहीं सकती थी। इसलिए लोकी को यह एहसास हो जाता है कि सिल्वी का ह्यू रिमेंस को मारना ही गलती था, उसी से ये सब गड़बड़ शुरू हुई। इसलिए अब वो उस समय में लौटता है जब सिल्वी ह्यू रिमेंस को मारने वाली थी और लोकी सिल्वी को समझाता है कि वो उसे ना मारे, पर वो लोकी की बात नहीं सुनती है और वो फिर से ह्यू रिमेंस को मार देती है। इसलिए लोकी बार बार समय को पीछे कर सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो हर बार उसे मार देती है। तब लोकी उस सबसे परेशान होकर ह्यू रिमेंस को उसे रोकने को बोलता है जो कि ये बात सुनकर सिल्वी को समय में रोक देता है और फिर वो लोकी से बात करना शुरू करता है। असल में ह्यू रिमेंस पहले से ही जानता था कि लोकी टाइम स्लिप करते हुए लूम को सुधारने के लिए वापस यहीं पर आएगा और फिर लोकी उसे बोलता है कि वो लूम की कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाए जिससे सब कुछ तबाह हो गया। तब ह्यू रिमेंस उसे बताता है कि टेम्पल और लूम टाइमलाइंस को संभालने के अलावा एक दूसरा काम भी करता है, मतलब कि अगर कभी TVA वाले अपना काम छोड़ दे और एक्स्ट्रा टाइमलाइंस को डिलीट ना करे तो अब टेम्पल और लूम बहुत सारे टाइमलाइंस होने के बाद उन्हें एक ही झटके में डिलीट कर देता है जिससे वो सभी यूनिवर्स तबाह हो जाते हैं जिसमें क्यांग द कॉन्करर या उसके वेरिएंट्स होते हैं और इस धमाके में TVA भी तबाह हो जाता है और अंत में सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन ही बची रहती है जिसमें ह्यू रिमेंस का जन्म होता है और वो दोबारा TVA को बना लेता है। और ये सब जानने के बाद लोकी को अपनी सारी मेहनत बेकार लगती है। फिर ह्यू रिमेंस उसे बोलता है कि अगर उसे मल्टीवर्स को बचाना है तो उसे सिल्वी को मारना होगा क्योंकि वो ह्यू रिमेंस को मारने से नहीं रुक रही थी। लेकिन लोकी ना तो सिल्वी को मारना चाहता था और न ही TVA पर राज करके सबकी आजादी छीनना चाहता था। इसलिए इस मुश्किल वक्त में सही डिसीजन लेने के लिए लोकी अलग अलग समय में जाकर मोबियस और सिल्वी से बात करता है और तब वो टेम्पल और लूम को तोड़कर खुद उसकी जगह लेने का फैसला करता है। और फिर लोकी TVA में लौटकर वो अनस्टेबल लूम के पास जाता है और वो अपने शक्ति से उसे तोड़ देता है पर इससे सभी टाइमलाइंस भी मर जाती हैं और लोकी उन्हें छूकर अपने जादू से ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो टाइमलाइंस को छोड़ता है तो वो फिर से मर जाती है। इसलिए वो सभी टाइमलाइंस को पकड़कर उन्हें जिंदा करना शुरू करता है और फिर वो सारी टाइमलाइंस को लेकर ह्यू रिमेंस वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और वो उन सबको जोड़कर एक नए तरह का मल्टीवर्स बनाता है जो कि एक ट्री की तरह फैला हुआ था। अब लोकी खुद जिंदा टेम्पल और लूम बन गया था जो कि सभी टाइमलाइंस को मैनेज कर रहा था, वो भी बिना किसी की आजादी छीने। इसके बाद TVA वाले लोकी के बनाए हुए नए मल्टीवर्स पर नजर रखने लग जाते हैं और वो लोग किसी भी टाइमलाइंस को डिलीट करने की बजाय उन टाइमलाइंस में जाकर ह्यू रिमेंस यानी कि क्यांग के वेरिएंट्स को डिलीट करने का काम करते हैं। और सिल्वी अब अलग अलग समय में जाकर जिंदगी के मजे लेने लगती है और मोबियस अपने ही असली रूप को देखकर धरती पर कुछ समय बिताता है और उधर लोकी अब पूरे ब्रह्मांड और समय का मालिक बन गया था पर वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और वो अपने दोस्तों को जिंदगी जीते हुए देखकर उसी में खुश रहता है। तो यारो ये तो हो गया लोकी सीजन 1 और सीजन 2 के बारे में, लेकिन डेडपुल 3 देखना है तो डेडपुल 1 और 2 के बारे में भी जानना पड़ेगा ना। तो आओ यार पहले डेडपुल 1 की स्टोरी जानते हैं। जैसे कहानी के शुरुआत में हमें डेडपुल को दिखाया जाता है
जो कि टैक्सी में कहीं पर जा रहा होता है और वो पीछे वाले सीट पर बोर होने लगता है। तो अभी टैक्सी ड्राइवर डेडपुल से पूछता है कि तुमने ये सेंटा क्लॉस जैसे लाल कपड़े क्यों पहने, और डेडपुल कहता है कि क्योंकि मुझे किसी से बदला लेना है जिसके लिए मैंने पूरे 1 साल इंतजार किया। और टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ किया क्या था, और डेडपुल अपना मास्क हटाता है और उसे अपना चेहरा दिखाता है जो पूरी तरह से जला हुआ था। और तभी डेडपुल को याद आता है कि वो अपना हथियार से भरा हुआ बैग घर पर ही छोड़ के आया है, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो वापस चला गया तो उसका दुश्मन जिसका नाम फ्रांसिस है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद वो टैक्सी से उतर जाता है और ब्रिज पर बैठकर अपने दुश्मन का इंतजार करता है। और कुछ ही देर के बाद वहाँ पर फ्रांसिस की कार आ जाती है और डेडपुल उस पर कूद जाता है और अब वो एक एक करके फ्रांसिस के आदमियों को मारना शुरू करता है। और यहाँ पर कुछ डबल मीनिंग बातें भी है लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम शरीफ लौंडे हैं यार। और वो लोग भी उस पर गोलियां चलाते हैं जिसमें से एक गोली डेडपुल के आर पार हो जाती है और इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास रीजनरेट पावर है। अगर उसे कोई चोट लगती है तो भी वो अपने आप ठीक हो जाती है। और वो सभी को मारने के बाद फ्रांसिस को ढूंढता है और अब फ्रांसिस उसे मिल जाता है और वो अपनी तलवार लेकर उसके पास जाता है और अपना नकाब हटाते हुए फ्रांसिस से पूछता है कि तुम मुझे भूल तो नहीं गए। और फ्रांसिस कहता है वोइट तुम। दरअसल डेडपुल का असली नाम वोइट होता है और डेडपुल उसे कहता है तुमने मेरे चेहरे के साथ जो हाल किया है अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। और इससे पहले कि वो फ्रांसिस को मारता पीछे से कैलिसस आ जाता है जो कि डेडपुल की तरह एक म्यूटेंट है और वो डेडपुल को उठाकर फेंक देता है। कैलिसस के पास ऐसी पावर है कि वो अपने बॉडी को स्टील में बदल सकता है और वो नहीं चाहता कि डेडपुल किसी को मारे क्योंकि उसका मानना है कि हमारे पास जो सुपर पावर है उससे दूसरों को बचाना चाहिए ना कि मारना। और उधर मौका देखकर फ्रांसिस भाग जाता है जिससे डेडपुल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्लासेस को एक पंच मारता है लेकिन वो स्टील का बना है इसलिए डेडपुल का हाथ ही टूट जाता है। इसके बाद उसे वो एक किक भी मारता है लेकिन उसका पैर भी टूट जाता है और अब क्लासेस डेडपुल को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाता है और डेडपुल यहाँ खुद का हाथ काट के कचरे के ट्रक पर कूद जाता है। और डेडपुल बताता है कि मेरी कहानी इतनी भी दर्दनाक नहीं थी, ये तो एक लव स्टोरी थी। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ डेडपुल यानी कि वेड विल्सन एक आम इंसान था और लोगों से पैसे लेकर उनके लिए काम करता था और एक रात काम खत्म करके वो क्लब जाता है जहाँ का ओनर उसका दोस्त था। असल में इस क्लब में शर्तें लगाई जाती हैं जहाँ पर फाइट्स होती हैं और फाइट में कौन मरेगा उस पर बैट लगाते हैं और इस गेम का नाम होता है डेडपुल। उस समय वेड के पास वेनेसा नाम की एक लड़की आती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और अपने हादसों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ रात भी बिताते हैं। ऐसे ही इन दोनों को साथ रहते हुए 1 साल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश है और एक दिन क्रिसमस के दिन वेड एक कैंडी रिंग से वेनेसा को जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है शादी के लिए प्रपोज करता है और वेनेसा भी हाँ कह देती है और वेड को इससे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और वो जैसे ही वेनेसा के पास जाता है उससे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वेनेसा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर बताती है कि उसे ब्रेन, लिवर और लंग्स में कैंसर है। ये सब सुनकर वेनेसा काफी हैरान हो जाती है और वो डॉक्टर के बारे में उसके इलाज के लिए बात करती है और वेड जानता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और वो वेनेसा को बस देखता ही रहता है। और घर आने के बाद वेनेसा उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, हम साथ है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वेड कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बस हमारी अच्छी यादें ही हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। पर वेनेसा उसकी कोई बात नहीं मानती। इसके बाद वेड अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसका फ्रेंड बताता है कि एक सूट पहना हुआ आदमी तुम्हें कब से ढूंढ रहा है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। और वेड उस आदमी से मिलता है और वो आदमी कहता है कि हम तुम्हारे कैंसर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उसके साथ ही तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर भी आ जाएंगे और तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। पर वेड उसे मना कर देता है क्योंकि वो कोई भी सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। और घर जाने के बाद वो इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और ये सब सोचते सोचते वो आधी रात को घर से निकल जाता है और वो उस आदमी को कॉल करता है और अब उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाकर लैब में ले जाया जाता है और यहाँ पर उसे बेड पर बांध दिया जाता है। और फिर वहाँ पर फ्रांसिस आ जाता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है और फ्रांसिस कहता है कि हम किसी सरकार के लिए काम नहीं करते, बल्कि यहाँ पर तुम जैसे लोगों को सुपर पावर दी जाती है। हम तुम्हारे अंदर म्यूटेंट जीन्स को इंजेक्ट करेंगे, इससे तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा और इसी के साथ तुम्हारे अंदर बहुत सारी सुपर पावर भी आ जाएंगी। पर ये इंजेक्शन हर किसी के बॉडी पर काम नहीं करता, कभी कभी इस काम में लोगों की जान भी जाती है। और फ्रांसिस उसे ग्लास के कंटेनर में बंद कर देता है और उसे कहता है कि इसमें तुम्हें बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी और जब तुम मरने ही वाले होगे तभी हम इसके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन छोड़ देंगे जिससे तुम्हारा सिर्फ हार्ट काम करेगा और फिर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। इससे या तो तुम म्यूटेंट बन जाओगे या फिर मारे जाओगे। और जैसे ही उस कंटेनर से पूरी हवा बाहर निकाली जाती है वेड के पूरे शरीर का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी को देखने से लगता है कि वो पूरी तरह से जल चुका है और वेड का अंदर दम घुट रहा होता है और वो पूरी तरह से तड़प रहा होता है। पर फ्रांसिस को उस पर जरा सी भी दया नहीं
आती और अब ऐसा लगता है कि वोइड उस पर मर जाएगा, और ऐसा नहीं होता बल्कि इस प्रोसेस पर वोइड एक म्यूटेंट बन जाता है। और थोड़ी देर बाद उसके पास एंजल आ जाती है और ये भी एक म्यूटेंट है जिसके अंदर स्पीड की पावर है, और ये फ्रांसिस के लिए काम करती है। और वोइड उससे एक माचिस चुरा लेता है और रात में वो लैब में आग लगा देता है। और जब फ्रांसिस वहाँ पर आता है और देखता है कि वहाँ पर वोइड नहीं है, और तभी वोइड उस पर हमला कर देता है। पर फ्रांसिस भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि वो भी खुद एक म्यूटेंट है। और उसके बाद फ्रांसिस वोइड की बॉडी के अंदर एक रॉड डालकर वहीं पर जलने के लिए छोड़ देता है। और वोइड वहाँ से अगले दिन उठता है और कहता है कि मेरा कैंसर और सब कुछ ठीक हो चुका है। और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, और जब वो उसका पीछा कर रहा होता है सब लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये कितना बदसूरत है। पर वोइड को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर जब वो शीशे पर अपना चेहरा देखता है जो कि पूरी तरह से जला हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रहा होता है, और वो ये सब देखने के बाद वेनेसा से मिले बिना वहाँ से निकल जाता है और वो अपने दोस्त के पास बार में जाता है। और वोइड अपने दोस्त को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वोइड का दोस्त उसे कहता है कि तुम जितना भी बदसूरत क्यों ना देखो, वेनेसा को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। पर जैसे ही वोइड अपना चेहरा उसे दिखाता है वो भी शॉक हो जाता है, और वोइड कहता है कि फ्रांसिस मेरी शक्ल फिर से ठीक कर सकता है, और वो कहीं पर भाग गया है। और वो उसे ढूंढने के लिए अपना नाम बदलकर डेडपुल रख लेता है, और अब वो एक सूट बनाता है और फ्रांसिस को ढूंढने लगता है। और वो फ्रांसिस के लोगों को ढूंढकर मारते हुए उसके बारे में पूछता है, और बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद डेडपुल को फ्रांसिस का वो आदमी मिलता है जो कि डेडपुल से सबसे पहले मिला था। और डेडपुल उसे मारकर फ्रांसिस के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ डेडपुल उस कचरे के डब्बे में कूदा था, और अब डेडपुल उस कचरे के ट्रक से निकलकर अपने घर चला जाता है। असल में डेडपुल अभी एक बुढ़ी औरत के साथ रह रहा था जिसे कि दिखाई नहीं देता था। और इधर फ्रांसिस डेडपुल का पता पूछने के लिए उस बार में चला जाता है, और वोइड का दोस्त उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन फ्रांसिस को वोइड और उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो मिल जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और डेडपुल का दोस्त उसे फोन कर सब कुछ बता देता है, और डेडपुल और उसका दोस्त मिलकर उस बार में जाते हैं जहाँ पर वेनेसा काम करती थी। और इधर फ्रांसिस वेनेसा को किडनैप कर लेता है। और ये सब जानने के बाद डेडपुल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और उसके पास वेनेसा के मोबाइल से एक मैसेज आता है, अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। और उसके बाद डेडपुल बहुत सारे हथियार को एक बैग में पैक कर और डेडपुल अपने दो म्यूटेंट दोस्त को लेकर फ्रांसिस के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पर फ्रांसिस और डेडपुल के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाता है जिसमें डेडपुल फ्रांसिस को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारता है। और ऐसे ही फाइट होने के बाद डेडपुल फ्रांसिस को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्लासेस आकर ज्ञान की बात फैलने लगता है। किसी को भी मारने से सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन डेडपुल को तो ये ज्ञान की बातें कहाँ समझ में आती, इसलिए वो फ्रांसिस को मार देता है। और उसके बाद वेनेसा वहाँ पर आके डेडपुल को मारने लगती है और कहती है कि तुम 1 साल से कहाँ पर थे। और डेडपुल उसे बताता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरा चेहरा पूरा जल चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखता हूँ। लेकिन वेनेसा डेडपुल का चेहरा देखने के बाद कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना कि तुम्हारी शक्ल से, जल्दी मुझे तुम्हारी शक्ल की भी आदत हो जाएगी। और इसके बाद ये दोनों पहले की तरह ही रहना शुरू करते हैं। तो यार अब यहाँ तक आ चुकी हो तो वीडियो को लंबा बनाने के लिए मेरे इस चैनल के कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं जिन्हें बनाने में मेहनत तो दबा के लगा था, वो अलग बात है कि वो चले नहीं। तो आओ यार शुरू करते। A few moments later. एक दिन नताशा जिम में वर्कआउट कर रही होती है, तभी उसके बाजू में थॉर चिल्ला चिल्ला के वर्कआउट कर रहा था। तो सब सुन के नताशा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और थॉर के पास जाके बोलती है कि आराम से वर्कआउट करो, ये कैसी हरकत है। और थॉर बोलता है हमारे एस्गार्ड में ऐसा ही होता है, ऐसे करो, इतने डोले शोले निकलेंगे तुम्हारे भी। और नताशा बोलती है कि इसको समझाने से अच्छा घर जाके मैं सो जाऊं। और नताशा वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे स्पाइडरमैन आ जाता है और बोलता है धीरे से करो यार, अपन का थॉर तो गॉड है भाई, वो तो सुन के भी पक। और फिर से स्पाइडी डरते हुए भाई थोड़ा कम करो यार, धीरे से। इस बात पे भी थॉर इग्नोर मारते हुए वर्कआउट कर रहा होता है। उसके बाद तो स्पाइडी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो चिल्ला के बोलता है बस कर थॉर, नहीं तो दूंगा कान के नीचे 2-4। उसके बाद तो हमारे गॉड भैया भी डर जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे से वर्कआउट करते हैं। A few moments later. थैनोस टाइटन में आता है टाइम स्टोन लेने के लिए और डॉक्टर स्ट्रेंज मस्त बैठ के बोलते हैं आजा बेटा तेरे लिए ही तो बैठा हूँ। थैनोस बोलता है सस्ते जादूगर चुपचाप मुझे टाइम स्टोन दे दो, तुम्हारी जान में बख्श दूंगा। और तभी डॉक्टर जी पोर्टल खोलते हैं और थैनोस का हाथ आराम से काट देते हैं और एवेंजर्स आराम से जीत जाते हैं। या फिर एवेंजर्स थैनोस को पकड़ रहे होते हैं, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज का दिमाग चलता है और वो टाइम स्टोन के यूज से थैनोस को बेबी थैनोस बनाते और एवेंजर्स जीत गए। या फिर लास्ट में सारे एवेंजर्स थैनोस को पकड़ रहे होते हैं, अभी स्टार लॉर्ड थैनोस को मुक्का मारने ही वाला होता है। टोनी भैया बोलते हैं कोई इसके कान के नीचे दबा के एक लगाओ और तभी नेबुला स्टार लॉर्ड को बेहोश कर देती है और थैनोस का गॉन्टलेट नेबुला के हाथ में आके गिर जाता है और नेबुला बोलती है तूने मेरे साथ और मेरी बहन के साथ जो भी कुछ किया है ना उसका बदला लेके रहूंगी। उसके बाद एवेंजर्स फिर से जीत जाते।
A few moments later. आज स्पाइडी नताशा के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारे पास भी सुपर पावर है। नताशा कहती है हाँ मेरे पास सुपर पावर है, आने वाले मेरे सोलो मूवी में देख पाओगे। तुम्हारे मूवी का लोगो तो बेंटेन के लोगो के जैसा है, क्या तुम्हारे पास भी बेंटेन जैसी पावर है? और तभी नताशा कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी स्पाइडी कहता है जरा सोचो, सारे एवेंजर्स के डीएनए को मिला के बेंटेन की जैसे तुम्हारे पास पावर आ गई तो क्या ही मजा आ जाएगा। और तभी नताशा कहती है तुम इस चीज की बात कर रहे हो। और नताशा कभी आयरन मैन बन जाती है तो कभी कैप्टन अमेरिका, कभी तो हल्क। और इतना सब कुछ देखने के बाद स्पाइडी बोलता है मेरे को थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, डरते हुए चला जाता। A few moments later. आज रोडी और टोनी जिम में सब एवेंजर्स का मजाक उड़ाते हुए चल रहे होते हैं। तभी रॉकेट दिखता है जो जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है और टोनी देख के बोलता है कुत्ते भी जिम में आते हैं क्या? और रोडी बोलता है अरे ये तो बिल्ली जैसा है। और ये सब रॉकेट सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन लोगों को कहता है मुझे कुत्ते और बिल्ली कहने से पहले एक बार जरूर जान लेना, तुम्हें धरती में ही लोग पहचानते हैं, मुझे वहां तक के लोग पहचानते हैं जहाँ तक तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और टोनी कहता है अरे बच्चे तू क्या कर सकता है, करके दिखा चल। और तभी रॉकेट गन निकाल के दोनों के ऊपर एम कर लेता है और टोनी कहता है ऐसे खिलौनों के साथ तो मेरा कुत्ता खेलता है। और रॉकेट एवेंजर्स टावर के अंदर ही फायरिंग शुरू कर देते और रोडी और टोनी भाग जाते हैं वहां से। A few moments later. जब हेला थॉर के हैमर को तोड़ देती है, थॉर इमोशनल होके बोलता है ये सब तूने कैसे कर दिया, ये तो नामुमकिन था ना। और तभी डॉक्टर साहब आते हैं और थॉर को पूछते अरे कब जाओगे एस्गार्ड, कितना वक्त है तुम्हें एस्गार्ड जाने में? डॉक्टर साहब हेला को देख के बोलते हैं ये भी तुम्हारे साथ है? तो तभी गुस्से में थॉर बोलता है हाँ ये मेरी बड़ी बहन है जिसने मेरा हथौड़ा तोड़ दिया और एस्गार्ड को ये खत्म करना चाहती है। डॉक्टर साहब बोलते हैं इसे तो रोकना पड़ेगा। तभी हेला कहती है मुझे मौत की देवी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी डॉक्टर साहब पोर्टल खोल के हेला को करके बंद कर देते हैं पोर्टल और थॉर को बोलते हैं इसे मैं संभाल लूंगा, तुम लोग जाओ। तभी थॉर बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन इसने मेरा हथौड़ा तोड़ दिया। डॉक्टर साहब बोलते हैं अरे तुम लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है और टाइम स्टोन के यूज से हैमर को फिर से जोड़ देते हैं। उसके बाद मूवी खत्म। A few moments later. एक दिन स्पाइडी थॉर के साथ यूट्यूब में लाइव आता है, सबको कहता है इससे मिलो ये है थॉर। और थॉर सभी को हाई बोल के वहाँ से कल्टी मार लेता है। और तभी कैप्टन मार्वल आ जाती है और स्पाइडी कहता है आई तो बोल दो। कैप्टन मार्वल बिना कुछ बोले पाक करके वहाँ से चली जाती है। और तभी स्पाइडी के सब्सक्राइबर्स कहते हैं थॉर और कैप्टन मार्वल के बीच हमें फाइट देखना है जैसे भी करा। और स्पाइडी भी शरीफ लोंडा फाइट कराने के लिए थॉर के पास जाता है और कहता है पता है तुम्हें कैप्टन मार्वल ना मोटा कह रही थी, मोटा। और इतना सब कुछ सुनने के बाद थॉर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चला जाता है कैप्टन मार्वल के पास जाके बोलता है कि तूने मुझे मोटा बोला। कैप्टन मार्वल सोचती है कि ये कब हुआ, पगला गई होगी। दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा झगड़ा शुरू हो जाता है और थॉर लड़ने के लिए अपने दोनों ही हथियार बुला लेता है और कैप्टन मार्वल भी तैयार हो जाती है और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी सारे के सारे एवेंजर्स देख के बोलते हैं कि ये क्या हो गया। A few moments later. ये उस दिन की बात है जिस दिन नताशा रो रही थी और सारे के सारे एवेंजर्स आके पूछते हैं कि हो क्या गया। तभी सब लोगों को आके दिखता है कि हॉकाई मर चुका है। और ये सब देख के टोनी सोचता है कि ये सब किसने किया। उसके बाजू में थॉर का हथौड़ा दिखता है जिसमें खून लगा होता है और टोनी कहता है इसे तो थॉर ही मार सकता है और उसके ऊपर उंगली कर देता है। और तभी थॉर कहता है मैं तो दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसके दोस्त भी हाँ कहते हैं। तभी थॉर कहता है मैं तो दोस्तों के साथ खेल रहा था लेकिन तुम कहाँ पे थे। और तभी टोनी बीच में आके कहता है रुको रुको, तूने भी नहीं मारा और तूने भी नहीं मारा तो इसका मतलब एक ही हो सकता है। और टोनी विजन के ऊपर उंगली दिखा देता है और सारे के सारे एवेंजर शॉक हो जाते हैं और विजन कहता है हॉकाई को नहीं मारा। और तभी कैप्टन कहता है तुमने ही हॉकाई को मारा है, उसका पक्का सबूत है मेरे पास। और तभी आयरन मैन कहता है क्या सबूत है। कैप्टन कहता है हॉकाई और वांडा कुछ दिनों से करीब हो रहे थे। तभी वांडा कहती है क्या कह रहे हो कैप्टन। तो कैप्टन कहता है सॉरी वांडा लेकिन हॉकाई को विजन नहीं मारा है। कहते हुए कैप्टन विजन के ऊपर उंगली कर देता है और विजन कहता है भरोसा करो कैप्टन मैंने हॉकाई को नहीं मारा है। तभी कैप्टन कहता है तो बता कल सुबह कहाँ था तू। और तभी विजन कहता है सच में मुझे याद नहीं है कि मैं कल सुबह कहाँ पे था। उसके बाद सारे के सारे एवेंजर्स विजन को घूर घूर के देखते हैं। तभी आयरन मैन कहता है इसे गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाओ। और तभी आयरन मैन वांडा के पास जाके कहता है हॉकाई को मारने के ऊपर कुछ बड़ा सा कारण होगा। और तभी वांडा रोते हुए आयरन मैन के गले लग जाती है और आयरन मैन एक गंदी सी स्माइल देता है। यार क्या लगता है हॉकाई को विजन नहीं मारा होगा या नहीं। A few moments later. हेमडाल ब्रूस को अर्थ में भेजता है मदद के लिए लेकिन अर्थ में आने के बाद देखता है कि वहाँ पे एक भी इंसान नहीं है। और दूसरी तरफ थैनोस के नाजायज बच्चे स्टोन लेने के लिए आ जाते हैं और उनसे लड़ने के लिए हल्क भी बाहर नहीं निकल रहा। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उससे डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन आ जाते हैं। थैनोस के बच्चे से लड़ना शुरू कर देते हैं और ये सब ब्रूस देख के बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें खाने लग गए थे। और तभी टोनी ब्रूस को शूट करने वाला होता है और वहाँ पे कोई उड़ने वाला चीज आके उसे बचा लेता है। टोनी और दूसरे एवेंजर A few moments later. आज डेडपुल टोनी के पास आके कहता है मुझे भी एक आयरन सूट चाहिए जैसा तुमने कैप्टन को दिया है ना। तभी टोनी कहता है कैप्टन सोल्जर है बेटा, वो गलत काम कभी नहीं करता लेकिन तुम गलत काम नहीं, तू गलत लौंडा है। और तभी डेडपुल कहता है अरे मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, एक सूट दे दो। डेडपुल ऐसी ही मीठी मीठी बात करके टोनी को मनाने की कोशिश करता है और टोनी कहता है हाँ तू भी एवेंजर्स का हिस्सा है लौंडे। ये कह के थोड़ी देर सोचते हुए उसे वो सूट देता है और डेडपुल भी बहुत ही खुश हो जाता है और फाइनली मेरे पास भी एक आयरन सूट। और तभी वो सूट अपने आप ही चलने लग जाता है और डेडपुल कहता है अरे टोनी
हो क्या गया, ये अपने आप ही चल रहा है। और तभी टोनी स्माइल देते हुए कहता है, अरे ये सूट नहीं, ये तेरे जैसे चूतिया लौंडों को मजा चखाने के लिए बनाया है। A few moments later. ये उस दिन की बात है जिस दिन आयरन मैन बहुत ज्यादा खुश था और स्पाइडी को बुलाता है, आजा छोटे, कब से यही सूट में तू फाइट करेगा, तेरे लिए मैं एक नया सूट बना के लेके आया हूँ। ये सब सुन के स्पाइडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, दिखाओ दिखाओ किधर है मेरा सूट। और टोनी स्पाइडी को दिखाता है उसका नया सूट जिसका नाम होता है स्पाइडर प्रो मैक्स। स्पाइडी सूट पहन लेता है और कहता है कि इसमें तो कोई भी नया फीचर नहीं है। तभी टोनी कहता है, अरे मुन्ना इसमें 3 कैमरे हैं। तभी स्पाइडी कहता है, इन कैमरों का मैं क्या करूँ, अब रील्स में मैं भी ठुमके लगाऊं। टोनी कहता है, अरे मुन्ना मैं तो ऐसे ही बना दिया, लोग कहते हैं ना कि एप्पल की तरह कोई बना नहीं सकता, इसलिए मैंने बना डाला। A few moments later. आज टोनी और स्पाइडी यूट्यूब वीडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और टोनी से कहता है, अरे टोनी मैंने जो बोला था ना आयरन सूट बन गया। और तभी टोनी कहता है, हाँ रुको जरा एक सेकंड। उसके बाद कुछ ही देर में टोनी आयरन सूट एक्टिवेट कर देता है और सूट देख के स्पाइडी कहता है, अरे बाबा ये क्या है। और तभी टोनी कहता है, ये मेरा नया सूट है, तो प्योर नैनोटेक और एडवांस है। स्ट्रेंज कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने जो 2 फीचर ऐड करने के लिए बोला था ना वो तो कर दिया ना। तभी स्पाइडी कहता है, कौन से 2 फीचर, वो मुझे भी बताओ ना। तभी टोनी कहता है, रुको जरा मैं बताता हूँ। इसमें नंबर 1, ये इसमें दुनिया का सबसे खतरनाक एयर प्यूरिफायर है जिससे 99.9999% एयर को प्यूरिफाई करता है। और तभी स्ट्रेंज कहता है कि सेकंड फीचर। तभी टोनी कहता है, सेकंड फीचर तो कुछ अजीब था लेकिन फिर भी मैंने उसे डाल दिया, ये है ऑटोमेटिक बाथरूम टेक्नोलॉजी जिसमें तुम लोग 1 नंबर 2 नंबर सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रेंज, थैंक यू टोनी, मैं जा रहा हूँ। तभी स्पाइडी टोनी से कहता है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज की क्या आतामाजी सटक ली। A few moments later. आज सारे एवेंजर्स की छुट्टी है और वो लोग पार्टी कर रहे हैं और कैप्टन मार्वल पूल के साइड में बैठ के फोन चला रही होती है। और तभी हमारे थॉर भैया दौड़ के आते हैं और पूल में जंप लगाते हैं और बहुत सारा पानी कैप्टन मार्वल के फोन में लगने वाला होता है, लेकिन कैप्टन मार्वल अपना फोन बचा लेती है और थॉर से कहती है, अरे बच्चे जैसी हरकत मत करो, ये मेरा नया फोन है। और थॉर कैप्टन मार्वल से बात करने लग जाता है, लेकिन तभी उधर से हल्क दौड़ते हुए आता है और पुल में जंप लगा देता है जिससे बहुत सारा पानी कैप्टन मार्वल और थॉर के ऊपर आ जाता है और कैप्टन मार्वल का फोन भी खराब हो जाता है। कैप्टन मार्वल गुस्सा होकर, हल्क तूने क्या किया, लेकिन उससे हल्क को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और आके हंसने लग जाता है। और तभी दूसरी तरफ से टोनी आयरन सूट पहन के दौड़ते हुए आ रहा होता है जिसे देख के सब लोग डर जाते हैं, रुक जाओ टोनी रुक जाओ। लेकिन टोनी सबकी बातों को इग्नोर मारते हुए पुल में जंप लगा देता है और आयरन सूट में पानी पड़ने की वजह से सब लोगों को शौक लगने लग जाता है। और टोनी पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि कैप्टन मार्वल और थॉर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है और मिलके उसे प्यार करने लग जाते हैं। प्यार देख रहे हो। A few moments later. कैप्टन और हल्क साथ में मिलके वर्कआउट कर रहे थे, तभी हल्क का पसीना सीधे कैप्टन के मुंह में जाता है, इससे कैप्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी हल्क को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से दूसरे जगह पे जाता है और वर्कआउट शुरू करता है फिर से। लेकिन फिर हल्क आके उसके बाजू में ही वर्कआउट शुरू करता है और फिर से हल्क का पसीना कैप्टन के ऊपर गिरने लग जाता है। कैप्टन फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी हल्क को कुछ भी नहीं कहता, जाने तो यार गलतियां तो होती है सबसे, इस सांड से क्या ही पंगा लेना। ये सब कहते हुए दूसरे जगह पे जाके फिर से वर्कआउट शुरू करता है और फिर से हल्क कैप्टन के पीछे पीछे आके उसके बाजू में ही वर्कआउट करना शुरू कर देता है और इस बार भी सारे के सारे पसीना कैप्टन के ऊपर आ जाते हैं। और अब बहुत हो गया, साले गेंडे मेरे पीछे पीछे आने से अच्छा सांडे का तेल लगा के घर में बैठ। और ये सब सुन के हल्क भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, किसको बोला गेंडा, तेरे को काट डालूंगा मैं। अब कैप्टन के साथ क्या होगा कमेंट करो। A few moments later. एक दिन स्पाइडी को किस चीज की चुल मचती है और वो चुपके से हल्क बास्टर आर्मर के अंदर जाता है और वो आर्मर को कभी उड़ाता है कभी उससे डांस करता है और काफी ज्यादा मजे करता है। कुछ ही देर बाद आर्मर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपने आप ही डांस करने लग जाता है, अपने आप ही चलने लगता है। कैप्टन और टोनी आर्मर को देखे, इसे क्या हो गया, ये आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया। उन्हें ये बात पता नहीं है कि अंदर स्पाइडी है, इसलिए आर्मर को रोकने के लिए बाजू में आके उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन आर्मर रुकना तो दूर की बात है और वो डांस करने लग जाता है। और अंदर स्पाइडी, अबे क्या हो गया, ये क्या करूं मैं। और तभी उसे एक लाल कलर का बटन दिखता है और उसे दबा देता है, जिसके बाद आर्मर के दोनों हाथ उड़ने लगते हैं। टोनी और कैप्टन को बुरी तरह से पीटने लग जाते हैं और टोनी और कैप्टन बेहोश हो जाते। स्पाइडी बाहर निकल के देखता है कि ये मैंने क्या कर दिया और वहाँ से कल्टी मार लेता है। A few moments later. अगर मिस्टर फैंटास्टिक वांडा के साथ ज्यादा बकबक ना करके सीधे ब्लैक बोल्ट को मुंह खोल के जल्दी से वांडा का किस्सा खत्म कर देते तो वांडा का वहीं पे धूल बन जाता और खत्म। या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज भी शांति ग्रंथ को लेने के लिए जा रहे होते, उस वक्त पर अच्छे से दरवाजा बंद कर देते तो वांडा को आने के लिए थोड़ा सा वक्त लग जाता, उसके बाद तो मजे ही मजे हो जाते और खत्म। A few moments later. डेडपुल मस्त अकेले ही गुंडों से फाइट कर रहा था और तभी हमारे कैप्टन अमेरिका आते और सारे गुंडों को पीट देते और तभी डेडपुल कहता है, तुम मेरे मूवी में क्या कर रहे हो। और तभी हमारे कैप्टन अमेरिका कहते हैं, बकचोदी कम कर और फाइट में ध्यान लगा। डेडपुल के मुंह में शील्ड दे मारते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद डेडपुल दूसरे एवेंजर्स को कहता है, जब से ये मल्टीवर्स का किस्सा शुरू हुआ है ना, कोई भी आके पड़का के जाता है यार।
A few moments later. स्पाइडी टोनी के पास आके कहता है मेरा वेब सूट खराब हो गया है, इसे ठीक कर दो ना। तभी टोनी कहता है ठीक है छोटे, ठीक हो जाएगा तुझा। लेकिन थोड़ी हमारे टोनी भैया उसे ठीक करेंगे। ब्रूस को बुला के कहते हैं इसे ठीक करके ले आ चल। ये सब सुनने के बाद हल्क होता तो कान के नीचे बजाता हमारा ब्रूस शरीफ लोंडा ओके टोनी के हुए लैब में जाके उसे ठीक करने लगता है, लेकिन वो ठीक हो ही नहीं रहा था। और ब्रूस को धीरे धीरे से गुस्सा आने लगता है और वो हल्क में बदल जाता है और वो वेब सूट को पकड़ के तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो करके डांस करने लगता है। और हल्क को ऐसी हरकत करते हुए देख के एवेंजर्स कहते हैं अरे इसे क्या हो गया, ये मुजरे कर रहा है क्या। हल्क को वांडा देख लेती है और कहती है इसे क्या हो गया। उसे टच करने के बाद उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो भी ओयो ओयो करके डांस करने लगती है। तो तभी नताशा देख लेती है मेरा हल्क मेरे को धोखा दे रहा है कह के रोते हुए वहाँ से चली जाती है। A few moments later. तो यार स्पाइडरमैन जितना भी बड़ा हो जाए वो बच्चा तो बच्चा ही रहेगा और इसलिए कैमरा पकड़ के यूट्यूबर बनने के सपने को आगे बढ़ाते हुए एवेंजर्स टावर के अंदर रिकॉर्डिंग शुरू करता है। और स्पाइडी को ऐसी हरकत करते हुए देख के कैप्टन टोनी से कहता है इसे हो क्या गया, हाथ में डंडा पकड़ के क्या कर रहा है। टोनी कहता है छोटा बच्चा ही तो है, कुछ दिन का भूते उतर जाएगा छोड़ दो। और दूसरी तरफ स्पाइडी लाइव ब्लॉगिंग करते हुए देखो ये है हल्क, आजकल तो इसे गुस्सा भी नहीं आता, देखो देखो। तब स्पाइडी के सब्सक्राइबर कहते हैं उसे छेड़ के दिखाओ। तब स्पाइडी कहता है मैं तो झूठ बोल रहा था, अब हल्क को गुस्सा ना ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद तो स्पाइडी के सब्सक्राइबर कहते हैं छेड़ के दिखाओ नहीं तो हम सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बाद स्पाइडी भी कहता है रुको और स्पाइडी हल्क के चाय के नीचे वेब्स रख देता है। उसके बाद हल्क अपना चाय उठाने के चक्कर में अपने ऊपर गिरा देता है। उसके बाद हल्क को देख के स्पाइडी भी खुश हो जाता है। हल्क स्पाइडी को हंसते हुए देख के अब तू तो गया छोटे। अब इससे आगे क्या हुआ A few moments later. थैनोस और कैप्टन मार्वल आमने सामने होते हैं और थैनोस बोलता है तू तो बच्ची थी बड़ी हो गई, पहले तो बच्ची समझ के छोड़ दिया था लेकिन अब नहीं बचेगी। और तभी कैप्टन मार्वल कहती है बच्ची में, अरे नीली चमड़ी के भैंस आजा पता करते हैं कौन बच्चा है और कौन बड़ा। कहते हैं एक मुक्के से कैप्टन मार्वल थैनोस को मारने ही वाली होती है, तभी रिंग दिखा के थैनोस को प्रपोज करती है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। और इतना सब कुछ सुनने के बाद थैनोस भी तो लौंडा ही है, वो भी पिघल जाता है, हाथ से गॉन्टेट निकाल के फेंक देता है, हाथ आगे लेता है ये ले पहना दे। लेकिन ये सब तो एवेंजर्स वालों की चाल होती है और कैप्टन मार्वल थैनोस को सुप्लेक्सिटी और साइड में स्पाइडी और टोनी पोर्टल खोल के। A few moments later. तो यारो क्या होता अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग ऐसी होती, सभी एवेंजर्स थैनोस के ही जगह पे आके उसे मारने की प्लानिंग करते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज सबको कहता है कोई गलती नहीं करेगा, गलती करे तो गए काम से। और सब लोग मिलके थैनोस को पकड़ लेते हैं और तभी स्टार-लॉर्ड थैनोस से पूछता है कि गमोरा कहाँ है। और तभी स्टार-लॉर्ड बिना मतलब के थैनोस को एक मुक्का मारता है और थैनोस जाग जाता है और सबको फेंक देता है। और तभी हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को रिवर्स कर देते हैं और जब थैनोस को स्टार-लॉर्ड मारने वाला होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं इसको कोई पकड़ो यार। और तभी ड्रैग स्टार-लॉर्ड को एक झापड़ मारता है और स्पाइड गॉन्टलेट को निकाल लेते हैं और थैनोस को बंदी बना लेते हैं। तो आधे एवेंजर्स ने तो थैनोस को बंदी बना लिया, तो दूसरे एवेंजर्स का क्या हुआ जानने। कैप्टन बगी और टीचाला धूप में मस्त बैठ रहे होते हैं और तभी थॉर आता है और कहता है कहाँ है थैनोस, उसका सीना चीर के मानूंगा मैं। और तभी कैप्टन उठ के कहता है अरे थॉर तू आने में लेट हो गया। थैनोस के तो कब के 12 बज चुके हैं टाइटन के ऊपर ही, टोनी ने कब का पकड़ लिया उसे। थॉर कहता है मैंने नया हथियार बनाया, अब इसका मैं क्या करूँ, मैं सीना चीरना चाहता हूँ थैनोस का। और कैप्टन कहता है हथियार को नीचे डाला, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक दो झापड़ मारना है तो जा सकता है तू। और तभी थॉर रोने लग जाता है और इधर विजन भी ठीक होके वहाँ पे मस्त नाचने लगता है मुझे करेंगे। A few moments later. एंटमैन बाथरूम के दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और बोलता है कि अंदर जो भी हो बाहर आ जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन बाथरूम के अंदर तो अपना डेडपुल होता है जो इधर उधर देखता है और कहता है कि कौन है बे, कहते हुए फिर से पेपर पढ़ना शुरू करता है। लेकिन बाहर एंटमैन पेट पकड़ के इधर उधर भागने लगता है। लेकिन बाथरूम के अंदर डेडपुल मस्त नहा के बैठ रहा होता है और बाहर एंटमैन के पेट में इतना ज्यादा तहलका मच रहा होता है कि वो सिर पे हाथ रख के इधर उधर डुलने लगता है, मतलब कि भागने लगता है। और बाथरूम के अंदर बैठा डेडपुल अब तो खाना भी शुरू कर देता है और बाहर एंटमैन अब तो मुझसे रोका नहीं जा सकता, क्या किया जाए। और तभी उसे टब में लगा एक पेड़ दिखता है अब तो, और अपना साइज छोटा करके टब के अंदर चला जाता है और उसके बाद तो शुरू हो जाए। तो अब एंटमैन मस्त डब्बे में बैठ के अपना पेट साफ कर रहा होता है और तभी डेडपुल एंटमैन के आगे आके खड़े हो जाता है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे झुक के अरे एंटमैन क्या कर रहे हो। और एंटमैन डेडपुल को इस तरह से देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और पेड़ में जाके अपना हाथ दे मारता है। उसके बाद उसका सूट ही खराब हो जाता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। और दूसरे एवेंजर्स एंटमैन को इस तरह से देख के अरे हो क्या गया है। और तभी एंटमैन एक गंदा सा गैस छोड़ देता है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद स्पाइडी कहता है ये क्या हुआ। एंटमैन की ऐसी हरकत के पीछे किसका हाथ है ये जानना है तो A few moments later. थॉर एसगार्ड का राजा जो इतना खतरनाक था कि एक ही बारी में सारे दुश्मन को खत्म कर सकता है, इसलिए एसगार्ड की सारी लोंडियां उसके पीछे पागल थी। उसके बाद एक दिन थॉर के आगे हेला आ जाती है जिसे देख के वो अपना म्यूनिर दबा के मारता है। लेकिन उधर हेला एक हाथ से म्यूनिर को रोक लेती है जिसे देख के थॉर कहता है अरे ये कैसे हुआ। उसके बाद हेला कुछ भी नहीं बोलती है और म्यूनिर को बलून की तरफ मारती है। ये सब देख के थॉर को सब कुछ समझ में आ जाता है, अरे तुम तो हेला हो ना, बहुत अच्छी दिखती हो यार। उसके बाद वो सुन के हेला भी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं।
लेकिन अभी एक तरफ थॉर और हेला मत शादी करके किस करके बैठ रहे होते हैं और दूसरी तरफ लोकी देख लेता है और ये सब जाके ओडिन को जाके बता देता है और ओडिन कहता है अरे थॉर तुम पगला गए हो क्या, हेला मौत की देवी है, वो पूरे एस्गार्ड को कच्चा चबा के खा जाएगी। और थॉर कहता है वो एस्गार्ड से कुछ भी करे लेकिन हेला से मैं प्यार करता हूँ, हेला मेरी है। उसके बाद थॉर हेला को एस्गार्ड से लेके जाने वाला था और तभी लोकी आके कहता है अरे भाई हम तुमसे प्यार करते हैं यार, कहाँ जाओगे हमें छोड़ के। लेकिन थॉर किसी का भी नहीं सुनता और एस्गार्ड छोड़ के हेला को लेके चला जाता है। और उसके कुछ ही दिन बाद सारे एस्गार्ड वासी थॉर और हेला को अलग करना चाहते हैं लेकिन वो दोनों अलग होना ही नहीं चाहते। उसके बाद थॉर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने ही लोगों को मारने लग जाता है, मतलब कि सबको। और दूसरी तरफ लोकी हेला को पकड़ के एक झापड़ मारता है और कहता है कि तू मेरे भाई के लिए लायक नहीं है। और वहाँ के लोकी के साथ क्या होगा यह जानना है तो कमेंट करो और लाइक मारना मत भूलिए। A few moments later. अगर सिविल वॉर की कहानी ऐसी होती तो ज्यादा बकचोदी ही नहीं होता। जब कैप्टन की टीम दौड़ते हुए फाइट करने के लिए आ रही होती है तब स्पाइडी अपने जाल से चिपका देता तो मजे ही आ जाते। और कैप्टन अमेरिका और बगी जिस प्लेन में जाने वाले थे विजन एंडमैन से बच के उस प्लेन को ब्लास्ट कर देता तो मजे ही आ जाते, मतलब कि किस्सा खत्म। A few moments later. तो यार क्या होता अगर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की कहानी ऐसी होती। मिस्ट्रियो स्पाइडी से कहता है तूने बहुत गलती कर दी, टोनी के गॉगल मुझे दे दिए। इतना बोलते ही स्पाइडी अपने जालों की मदद से गॉगल छीन लेता है और पहन लेता है और इधर मिस्ट्रियो देखते ही रह जाता है ये क्या हो गया। तो यार कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। ये वो वक्त है जब स्पाइडी और निक फ्यूरी को मिस्ट्रियो बताता है कि ये खतरनाक राक्षस है, इसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब स्पाइडी कहता है ये इतना खतरनाक है, इसे रोकने के लिए दूसरे एवेंजर्स की भी मदद लेनी पड़ेगी, क्यों ना थॉर को बुलाया जाए। उसके बाद थॉर को फोन करते हैं लेकिन हमारा थॉर तो गेम में बिजी था, फोन ही नहीं उठाता। स्पाइडी कहता है क्यों ना हम डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाएं। उसके बाद निक फ्यूरी डॉक्टर स्ट्रेंज को फोन लगाता है लेकिन हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज तो ध्यान लगा के बैठ रहे थे इसलिए फोन देख के भी और उसके बाद स्पाइडी कहता है क्यों ना कैप्टन मार्वल को फोन लगाया जाए। उसके बाद कैप्टन मार्वल को फोन लगाते हैं लेकिन कैप्टन मार्वल देख के भी कौन करेगा ज्यादा काम। उसके बाद स्पाइडी कहता है अब कैसे हराएंगे मॉन्स्टर को अकेले। निक फ्यूरी कहता है मिस्ट्रियो है ना, दोनों मिलके मार डालो। और दूसरे सीन में हमें दिखता है मिस्ट्रियो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और तभी ड्रोन में खराबी आ जाती है और वो मॉन्स्टर गायब होने लगता है और इस तरह से मिस्ट्रियो का पर्दाफाश हो जाता है और उसकी सच्चाई के बारे में सबको पता चल जाता है। और अब यहाँ पे तो देखो स्पाइडी फाइट खत्म होने के बाद एमजे के साथ गले लगता है और उसके बाद एक किस करते हैं लेकिन एक किस से क्या होगा फिर से किस करने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि एमजे स्पाइडी से लंबी होती है। तो यार पता चल गया लंबी लौंडी को भी पटा सकते हैं। A few moments later. एक दिन थॉर और लोकी कैंपिंग करने के लिए जंगल में जाते हैं और दोनों अपना अपना टेंट लगा रहे थे और तभी थॉर कील ठोकने के लिए अपना हथौड़ा बुलाता है जिससे लोकी का पूरा टेंट खराब हो जाता है और गुस्से में लोकी थॉर के ऊपर जंगली जानवर छोड़ देता है लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद लोकी हल्क को बुलाता है। उसके बाद हल्क सोचता है कि थॉर तो मेरा दोस्त है यार, उसे मैं कैसे मार सकता हूँ। उसके बाद हल्क लोकी को उठा उठा के पटक पटक के मारता है। और अब A few moments later. निक फ्यूरी सारे एवेंजर्स को कहता है अरे अब हमारे गैंग में एक फीमेल एवेंजर्स आने वाली है। ये सब सुन के सारे एवेंजर्स आपस में बात करने लग जाते हैं लेकिन हमारा स्पाइडी अब तो नया शक्ल देखने को मिलेगा, एक लोंडी आ रही है, वाओ। दूसरा स्पाइडी मेरा दिल तो धक धक करने लगा, ओ। उसके बाद निक फ्यूरी कहता है मार्वल की सबसे खतरनाक फीमेल एवेंजर्स जिसके पास दो अपने सोलो मूवी है और सोलो मूवी का नाम सुनते ही नताशा रोते रोते चली जाती है। उसके बाद निक फ्यूरी कहता है देखिए कैप्टन मार्वल। उसके बाद कैप्टन मार्वल अंधेरे से निकल के एवेंजर्स टावर के अंदर आ जाते। देखिए सारे एवेंजर्स कैप्टन मार्वल करने लगते हैं लेकिन तो अभी पीछे हमारा कैप्टन अमेरिका आ जाता है और कैप्टन अमेरिका कहता है इस टीम में एक ही कैप्टन हो सकता है और वो मैं हूँ। ये सब सुन के कैप्टन मार्वल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधे कैप्टन अमेरिका के आगे जाके खड़ी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। और ये सब देख के सारे एवेंजर्स कहते हैं यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है बेटा, ये दोनों कभी भी शुरू हो सकते हैं। और ये बोलते ही दोनों का फाइट चालू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को पकड़ पकड़ के उठा उठा के फेंक रहे थे लेकिन तभी ऊपर से एक आवाज आता है बच्चों बहुत हुआ रुक जाओ। उसके बाद दोनों ऊपर देखते हैं, उन दोनों को अपने डैड दिखते हैं और वो कहते हैं हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं था, ये क्या कर रहे हो। और कैप्टन कहता है पहले मैं आया था इस टीम में। तो कैप्टन मार्वल कहती है मैं पूरे दुनिया को बचाती हूँ, पूरे यूनिवर्स को बचाती हूँ मैं। और ये सब कहते हुए दोनों फिर से झगड़ना शुरू कर। A few moments later. एक दिन स्पाइडी कैप्टन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए डीएनए लेता है और सोचता है कि ये कैप्टन 105 साल का बुढ़ा होने के बाद भी क्यों जवान दिखता है। उसके बाद कैप्टन स्पाइडी के पास आके कहता है छोटे हो गया, मेरे डीएनए के साथ उल्टा सीधा काम मत करना और एक बात भी देखना कि मेरे सिर के 1-2 बाल क्यों गिर रहे हैं। बाद स्पाइडी कैप्टन को कहता है सब कुछ हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। उसके बाद कैप्टन स्पाइडी को बाई बोलते हुए वहाँ से चला जाता है और कैप्टन के जाने के बाद स्पाइडी काम करते हुए सोचता है कि 105 साल का बुढ़ा होने के बाद भी बाल क्यों गिर रहा है, जवानी चढ़ रही है
इसे। लेकिन तभी एक्सपेरिमेंट मशीन से एक सुपर स्पाइडी हीरो आ जाता है, जिसे देखे स्पाइडी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने कर दिया, मेरे यार कैप्टन के डीएनए को मिला के मैंने एक सुपर हीरो बना दिया। उसके बाद दोनों सुपर हीरो कहता है कि थैंक यू, मुझे इन्वेंशन करने के लिए थैंक यू। उसके बाद स्पाइडी कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हो, आधा मेरे जैसे यार आधा कैप्टन की तरह लग रहे हो। अब तुम्हें कौन सा नाम दिया जाए, कैप्टन स्पाइडी या स्पाइडी रोजर्स? उसके बाद वो बोलता है मुझे कुछ भी बुला सकते हो फादर। उसके बाद स्पाइडी बोलता है मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, आज से तुम्हें कैप्टन स्पाइडी बुलाएंगे। उसके बाद स्पाइडी कैप्टन स्पाइडी को घुमाने के लिए ले जाता है, आ जाओ तुम्हें घुमाने के लिए ले चलता हूँ। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन स्पाइडी मशीन बंद करना भूल जाता है, जिसकी वजह से और भी सारे कैप्टन स्पाइडी वहाँ से आ जाते हैं। और उसके बाद स्पाइडी कैप्टन स्पाइडरमैन को शील्ड चलाने के लिए कहता है। उसके बाद कैप्टन स्पाइडी शील्ड चला के दिखाता है, जिसे देख के स्पाइडी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि तुम तो कैप्टन अमेरिका से भी बहुत अच्छा चलाते हो। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे कैप्टन स्पाइडी आ जाते हैं, जिन्हें देख के स्पाइडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, ये सब कैसे हो गया इतने सारे। और स्पाइडी कहता है तुम लोग कहाँ से आ गए? उसके बाद सब कैप्टन स्पाइडी कहते हैं हम उसी मशीन से। उसके बाद स्पाइडी को याद आता है कि मैंने तो मशीन को बंद करना ही भूल दिया। उसके बाद कैप्टन स्पाइडी कहता है कि चलो हम सारे एवेंजर्स को मार के इस दुनिया में राज करते हैं। उसके बाद स्पाइडी सारे कैप्टन स्पाइडी को मना करता है, ये सब नहीं होगा, तुम लोग जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ। सारे स्पाइडी उसके पास आते हैं और ये सब देख के स्पाइडी बहुत ज्यादा चिल्लाता है ओ। और तब स्पाइडी को याद आता है कि ये सब तो सपना था, मैं तो बाल बाल बच गया ओ। और स्पाइडी वो सपने को सोच के हंसने लगता है, हा हा हा। ये सब सच होता है। हमें दिखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडी का पूरा याददाश्त मिटा रहा है और सारे कैप्टन स्पाइडी मिलके दुनिया में राज करना शुरू करते हैं। तो यार तुम यहाँ तक आ चुके हो तो तुम्हें मैं एक स्टोरी सुनाता। ये कहानी है एक शक्तिशाली और गॉड के बेटे की, जो कि कहते हैं ना अमीर बाप के बच्चे ना बिगड़े होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सीन होता है। वो अमीर और शक्तिशाली गॉड के बेटे के अंदर भी बहुत ही ज्यादा घमंड आना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो गॉड अपने बेटे को सुधारने के लिए अर्थ में भेज देता है और कहते हैं ना कि लड़कों को बिगाड़ने और संवारने के पीछे लड़की का ही हाथ होता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन होता है और उस गॉड का बेटा भी उस लड़की से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल जाता है और उसे एहसास होता है कि गॉड होने का मतलब दूसरों पर राज करना नहीं, दूसरों के लिए कुछ करके दिखाना होता है, दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी देना होता है। और यहाँ पर भी वो गॉड का बेटा ऐसा ही कुछ करता है, अपने प्यार को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके चलते उस गॉड को भी लगता है कि हाँ मेरा बेटा सुधर गया, अब इसकी पावर इसे लौटा देना पड़ेगा। और ऐसे ही करके यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन मार्वल वालों को तो प्यार से नफरत है ना, मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो ये वीडियो देखो। ये मार्वल वालों को लव शब्द से किस बात की दुश्मनी है। जैसे टोनी का बाप टोनी से कितना प्यार करता है, वो उसे पता चलने से पहले ही टोनी के माँ बाप को मरवा दिया। और बहुत सारे मुश्किलों के बाद एक प्यार करने वाली बेटी मिली थी, लेकिन उसे भी बड़ा होते हुए देखने से पहले ही टोनी को मरवा दिया। और थॉर जिसे वो अपना भाई मानकर प्यार करता था, उसी ने थॉर को बार बार मारने की कोशिश की। और एक लड़की मिली थी प्यार करने वाली, लेकिन उसे भी दूर कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब जेन 8 साल के बाद थॉर की जिंदगी में आई थी, लेकिन इस बार तो उसे मार ही दिया। ये तो कुछ नहीं, माँ बाप और एक सच्चे दोस्त को भी मरवा दिया। और ये बच्चा, इसका तो मार्वल वालों ने सब कुछ ही छीन दिया। सब कुछ देने वाला टोनी स्टार्क, माँ की तरह पालने वाली एंट में, और एक दोस्त और एक गर्लफ्रेंड तो जिंदा है, लेकिन वो भी अब इसे पहचानते ही नहीं। और डॉक्टर स्ट्रेंज, इसे तो किसी भी यूनिवर्स में प्यार नहीं मिलता, चाहे उसके लिए इसने पूरी यूनिवर्स को ही तबाह कर दिया हो। और लोकी, इसे तो बचपन से ही प्यार नहीं मिला, बाप ओडिन को भी प्यार ही नहीं करता था। एक माँ थी प्यार करने वाली, उसे भी मरवा दिया। और एक भाई था प्यार करने वाला, लेकिन उसे कभी अपने भाई का प्यार दिखा ही नहीं। लेकिन रैग्नारॉक के बाद अब तो लगा था ये दोनों भाई मिलके रहेंगे, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में थॉर के सामने लोकी को थैनोस ने मार दिया और दूसरे टाइमलाइन में TVA ने पकड़ लिया। यहाँ पर दोस्त और प्यार तो मिला था, लेकिन उन्हीं को बचाने के लिए पूरे मल्टीवर्स को पकड़कर अकेले बिठा दिया। एक ये है कैप्टन अमेरिका, से प्यार तो मिला, लेकिन 70 साल तक बर्फ में दबने के बाद टोनी स्टार्क की वजह से पास्ट में जाकर अपने प्यार के साथ अपनी जिंदगी गुजार पाया। अब तुम लोग ही कहो यार, MCU में सबसे ज्यादा दर्द कौन से सुपर हीरो को झेलना? A few moments later. तो यार तुम्हें सीक्रेट इन्वेंशन में कैंग के खिलाफ एवेंजर्स की एक टीम बनाने का मौका मिला तो किस किस सुपर हीरो को रखोगे? लेकिन तुम सिर्फ 8 सुपर हीरो को ही रख सकते हो। मेरी बात करें तो नंबर 1 पर ओडिन चाचा का बेटा थॉर, एंड गेम वाला मोटा थॉर नहीं, इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर, जिसने अपना सब कुछ खोकर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को चीरते हुए थैनोस का सीना चीर के बोला था तू तो गया बेटे। नंबर 2 गॉड ऑफ मल्टीवर्स के साथ ओडिन चाचा का गोद लिया हुआ बेटा लोकी, वो लोकी नहीं जो
तो चितोरी आर्मी के साथ मिलकर एवेंजर्स को ही मारने पर तुला था। वो लोकी भी नहीं जो एस्गार्ड का राजा बनने के लिए अपने बाप और भाई को ही मारने के लिए तुला था। मुझे तो वो लोकी चाहिए जो अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है और उसके पास टाइम स्लिपिंग पावर भी है। नंबर 3 आयरन मैन। ये सुनने के बाद ये मत कहना कि ये तो मर चुका है। अरे हमारे पास लोकी और उसके पास टाइम डोर भी तो है। तो टाइम डोर की मदद से इन्फिनिटी वॉर वाले आयरन मैन को लेके आ जाएंगे जिसने थैनोस का खून निकाल दिया था। नंबर 4 डॉक्टर स्ट्रेंज। इससे मदद मांगने से कुछ अच्छा तो होता नहीं। जैसे इन्फिनिटी वॉर में हल्क ने मदद मांगा था तो आधी दुनिया की पॉपुलेशन डस्ट में बदल गई और इंड गेम में कुछ अच्छा हो ही रहा था कि एक उंगली के इशारे से हमें हमारे टोनी भैया को खोना पड़ा और स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडी की मदद करने के चक्कर में उसकी आइडेंटिटी को ही मिटा दिया और गर्लफ्रेंड और दोस्त से भी दूर कर दिया। फिर भी क्या करे, ये जादूगर तो चाहिए टीम में। नंबर 5 हल्क। वो हल्क नहीं जो लड़की से मार खा के ऐसी हरकत करता है। मुझे तो वो हल्क चाहिए जो आगे कोई भी हो फाड़ के रख देता है। नंबर 6 पर स्पाइडरमैन। वो स्पाइडरमैन नहीं जो लड़ाई के बीच बीच पर बात करके हंसाता है। यहाँ पर कैंग से फाइट करने की बात हो रही है तो हमें वो स्पाइडरमैन चाहिए जो अपना सब कुछ खोकर सख्त लोंडा हो चुका है। नंबर 7 पर रॉकेट। दुनिया को बचाना है वो अलग बात है लेकिन थोड़ा कॉमेडी भी तो चाहिए। तो रोज आईने के सामने खड़ा होकर कहता होगा, अरे दीवारों मुझे पहचानो, मैं हूँ जैसा फेस। नंबर 8 पर कैप्टन अमेरिका। इन सबको संभालने के लिए कोई तो चाहिए। ये 70 साल का बुढ़ा सोल्जर बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ चुका है और ये कभी हार नहीं मानता तो ये टीम में तो चाहिए बेटा। तो यारो ये सब तो मेरी तरफ से हुआ। तुम्हारी तरफ से कौन कौन होंगे वो सुपर हीरो जो कैंग को मार गिराएंगे? कमेंट करो। तो यारो आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मारो। मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो राकेश चल बाहर लौंडिया ताड़ने चलते हैं।